करेंगे डायरेक्टर्स के बारे में। डायरेक्टर्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013। डायरेक्टर कौन होता है? डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर फटाफट से बताओ। डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी को चलाता है। देखो, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। वो तो डायरेक्टर, वो तो कंपनी तो खुद अपने आप से नहीं चल सकती है। कंपनी को चलाने के लिए एक नेचुरल पर्सन चाहिए ही चाहिए, तो वो कौन होता है? डायरेक्टर्स। तो मैडम शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? बेटा शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के मालिक होते हैं। डायरेक्टर्स शेयर होल्डर के बिहाफ पर ही कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। डायरेक्टर्स कंपनी के मालिक नहीं होते हैं, डायरेक्टर्स शेयर होल्डर के बिहाफ पे कंपनी को चलाते हैं। वेरी नाइस अंजलि जी, बहुत बढ़िया हितेश जी। कोई भी दिक्कत होती है तो आप जरूर मुझे कम्युनिकेट करते रहना, ठीक है। आ जाओ। तो डायरेक्टर्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013, डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 2 क्लॉज 34 कहता है कि डायरेक्टर वो होता है जो अपॉइंट किया जाता है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैम डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? इंडिविजुअली दैट पर्सन इज नोन एज डायरेक्टर एंड कलेक्टिवली जब सारे डायरेक्टर मिल जाते हैं तो उन्हें बोर्ड बोल देते हैं, ठीक है। समझ गए? जैसे इंडिविजुअली क्लास में आप क्या हो? स्टूडेंट, और पूरी क्लास जब मिल जाती है मतलब सारे स्टूडेंट्स को मिला के क्लास बोल देते हैं, बस वही है, ठीक है। क्लियर है? चलिए जी। तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी को चलाने के लिए और ये कंपनी के एजेंट के तौर पे काम करते हैं। क्लियर है? जो भी ये एक्ट करते हैं कंपनी के बिहाफ पे वो कंपनी पे बाइंडिंग हो जाता है। बेसिकली कंपनी की कॉमन सील लगा के या कंपनी के बिहाफ पे जो भी साइन वगैरह करते हैं उन सभी कामों के लिए कंपनी बाइंड हो जाती है। क्लियर है? चलिए जी, बहुत ही बढ़िया बात है। आ जाओ। नेक्स्ट, रोल एंड फंक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर के बहुत सारे रोल होते हैं। डायरेक्टर एजेंट के तौर पे काम करता है, ट्रस्टी के तौर पे काम करता है और डायरेक्टर ऑफिसर भी माना जाता है, ठीक है। डायरेक्टर एजेंट क्यों होता है ये मैं बता चुकी हूँ आपको। डायरेक्टर कंपनी का एजेंट होता है, कंपनी के बिहाफ पे डिसीजन लेना होता है उसको, ठीक है। और दे हैव इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इन सर्टेन डिसीजंस लाइक अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर, इन्वेस्टमेंट। कुछ डिसीजंस के लिए वो खुद ही अथॉराइज्ड होते हैं, खुद कुछ मैटर्स के लिए डिसीजन लेने के लिए, लेकिन कुछ मैटर्स के लिए बाद में पढ़ेंगे हम लोग, कुछ मैटर्स के लिए डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ती है, राइट। तो लेकिन वो एजेंट की तरह काम करते हैं, जो भी काम करते हैं उससे कंपनी बाइंड हो जाती है, जो भी काम कंपनी के लिए किए जाते हैं। शेयर होल्डर्स कैन नॉट डायरेक्ट डायरेक्टर्स ऑन दीज मैटर्स बट दे कैन रिप्लेस देम इफ दे डिसएग्री विद द डिसीजन। क्या बोला है? सिंपल कुछ मैटर्स हैं जैसे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट, इनके बारे में डायरेक्टर्स की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, इनके बारे में शेयर होल्डर से पूछना नहीं पड़ता है, ठीक है। पर हाँ, अगर ये गलत डिसीजन ले तो फिर इसका मतलब तो डायरेक्टर गलत डिसीजन भी ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। तो शेयर होल्डर डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है कि भाई तुमने गलत डिसीजन लिया है, ठीक है। पर इन मैटर्स में शेयर होल्डर्स डायरेक्टर के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। गॉट इट? एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, मार्क कर लेंगे। आइए नेक्स्ट है, ट्रस्टी के तौर पे काम करते हैं। व्हाट डू मीन बाय ट्रस्टी? ट्रस्टी आया है वर्ड ट्रस्ट से, भरोसा। तो अगर कोई पर्सन हमारे लिए हमारे बिहाफ पे कुछ काम करता है, मतलब जिस पे हम भरोसा करते हैं, जिसको भरोसे के लिए हम अपनी प्रॉपर्टी सौंप देते हैं, दैट पर्सन इज नोन एज मोटा मोटा ट्रस्टी, ठीक है। उसको हम जनरल भाषा में ट्रस्टी बोल देते हैं। जैसे मैंने एक संस्था बनाई और मैंने एक पर्सन अपॉइंट कर दिया कि तुम इस संस्था को संभालो, तो दैट पर्सन इज नोन एज ट्रस्टी। वो मेरे बिहाफ पे उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को चला रहा है, संभाल रहा है। तो ऐसा ही तो डायरेक्टर कर रहे हैं। डायरेक्टर्स शेयर होल्डर के बिहाफ पे कंपनी को संभाल रहे हैं, चला रहे हैं, राइट। तो डायरेक्टर्स एक्ट एज ट्रस्टी फॉर द एसेट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, सेफगार्डिंग देम फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स कंपनी के एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, सेफगार्ड करते हैं, प्रॉपर्ली पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, कहाँ से अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, पैसों का बेटर यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए, एसेट्स की सेफगार्डिंग के लिए जो भी स्टेप्स लेने हैं सब डायरेक्टर्स लेते हैं। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जी नहीं मैडम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टर ऑफिसर की डेफिनेशन में आता है सेक्शन 2 क्लॉज 59 में। आप देखोगे तो डायरेक्टर को ऑफिसर बोला जाता है और कंपनी के बहुत सारे काम और पॉलिसीज के लिए डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। अथॉरिटी की पोजीशन होती है। आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है, जहां भी कुछ फाइन वगैरह लगना है डायरेक्टर को भी घुसा देते हैं, डायरेक्टर पे फाइन लगेगा। कंप्लायंसेस नहीं हुए, डायरेक्टर पे फाइन लगेगा, है ना। तो डायरेक्टर को ऑफिसर का दर्जा दिया गया है और वो कंप्लायंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंपनीज की पॉलिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गलत पॉलिसी बनेगी तो डायरेक्टर को पकड़ा जाएगा। समझ में आ गई ये बात? और इसी बात पे सेशन शेयर हो जाना चाहिए। गलत बात है ये, दिस इज चीटिंग, ठीक है। सेशन शेयर वेयर होते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। इंपॉर्टेंट
इसके ऊपर सिर्फ इतने से मैटर पे पूरा केस स्टडी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या डायरेक्टर बनने के लिए कोई आपको क्वालिफिकेशन चाहिए? क्या आपको एमबीए होना चाहिए, या आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए? क्या आपको डायरेक्टर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है? द आंसर इज नो। पहले ना क्वालिफिकेशन शेयर्स होते थे पहले, अब नहीं होता वो। पहले होता था कि मिनिमम इतने शेयर्स होने ज़रूरी हैं डायरेक्टर के पास। कंपनी कहती थी डायरेक्टर कम से कम इतने शेयर्स लेगा तो हम उसे, मतलब एक इंडिविजुअल इतने शेयर्स होल्ड कर रहा होगा तभी हम उसे डायरेक्टर बनाएंगे। अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ये भी हट गई, ठीक है। तो डायरेक्टर होने के लिए ना तो कोई पढ़ाई लिखाई की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, और फिलहाल एक्ट में तो कोई क्वालिफिकेशन शेयर्स होने भी ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, कंपनी चाहे तो अपने आर्टिकल्स में लिख सकती है कि डायरेक्टर हम उसी को बनाएंगे जो कम से कम 1 शेयर होल्ड करता होगा, 2 शेयर होल्ड करता होगा, 10 शेयर होल्ड करता होगा, जैसी कंपनी की मर्जी, ठीक है। एक्ट में कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए। समझ में आई ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वेरी गुड। नो, कृष्णा एंड अंजलि, राइट। कृष्णा जी, आप वही हो जो फाउंडेशन में भी आते थे। इंडिविजुअल्स ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। नो बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। अब एक बात बताओ, कंपनी का डायरेक्टर कंपनी कैसे हो जाएगा? चलाएगा कौन कंपनी को? डायरेक्टर क्यों रखते हैं? कंपनी को चलाने के लिए एक इंसान चाहिए, नेचुरल पर्सन चाहिए। वो भी आप फर्म को बना दोगे तो कंपनी को कौन चलाएगा? इसलिए डायरेक्टर्स इंडिविजुअल ही हो सकते हैं, कोई क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। क्वालिफिकेशन शेयर्स भी अब ज़रूरी नहीं है। एओए में लिख दिया कि शेयर्स जरूरी हैं तो जरूरी हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं है। क्या लिखा है? ये बात तो लिखी है। आगे देखो, आगे और भी बताऊंगी। क्वालिफिकेशन शेयर यहाँ नहीं लिखा, आगे लिखा है, वेट, आगे लिखा है सेक्शन 8 कंपनी। इन सेक्शन 8 कंपनी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी और गवर्निंग बॉडी को ही डायरेक्टर बोलते हैं। सेक्शन 8 कंपनी में ना एक गवर्निंग बॉडी बनाई जाती है, उन्हीं को डायरेक्टर बोल दिया जाता है, ठीक है। बस सिंपल इतनी सी बात है। उन्हें टेक्निकली डायरेक्टर नहीं बोलते हैं, टर्म नहीं होता उसमें, वो डायरेक्टर वही होते हैं जो गवर्न कर रहे हैं, जो कमेटी बनाई है सेक्शन 8 कंपनी चलाने के लिए, उन्हीं को ही डायरेक्टर का दर्जा दे दिया जाता है। वही डायरेक्टर वाले सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले करते हैं इन सेक्शन 8 कंपनी। आ जाओ। सब कुछ आएगा मैडम, क्वालिफिकेशन शेयर क्या कहाँ लिखा है, यहाँ तो नहीं लिखा, वगैरह वगैरह सब आपको बताया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन में आएगा वो। नेक्स्ट आ जाते हैं। एक बार मैं आपको दिखाई देती हूँ, आपको लगेगा पता नहीं मैडम कहाँ लिख दिया आपने, हमें तो मिल नहीं रहा है। अरे वो आगे है, छोड़ो, आ जाओ, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, इजी सा है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की क्या ड्यूटी होती है, सेक्शन याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी ना जैसे एक क्वेश्चन में आ गया डायरेक्टली सेक्शन 169 पूछ लिया, टॉपिक नहीं पूछा, डायरेक्टली लिख दिया सेक्शन 169 बताओ, तो मोटा मोटा जो सेक्शंस है ना वो याद कर लेना। जैसे आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सेक्शन 166 है, तो याद कर लेना, कुछ कुछ कोशिश करना याद रहे तो, ठीक है। चलिए, डायरेक्टर की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, काट देती हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 166 बहुत सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगाता है। जनरल ड्यूटी ये होती है कि डायरेक्टर तुम्हें कंपनी का फायदा सोचना है। क्या? डायरेक्टर तुम्हें कंपनी का फायदा सोचना है। ड्यूटी टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज आर्टिकल। पहली चीज, जैसा आर्टिकल्स में लिखा है डायरेक्टर आपको वैसा ही काम करना है, आर्टिकल्स को कंप्लाई करना है। तो डायरेक्टर्स मस्ट कंप्लाई विद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एंड मस्ट फॉलो द कंपनी इंटरनल रेगुलेशन। एओए में इंटरनल रेगुलेशन ही तो लिखी होती है, तो वही फॉलो करनी है। क्या ही दिक्कत है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए, ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ। डायरेक्टर को गुड फेथ में, गुड फेथ मतलब अच्छा भरोसा, डायरेक्टर को अच्छी नीयत से काम करना है, ठीक है। हमेशा ऐसा सोचना है कि कंपनी का भला हो, राइट। तो डायरेक्टर्स को गुड फेथ में काम करना है टू प्रमोट द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, कीपिंग द कंपनीज बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स सच एज एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, पब्लिक, सबका भला हो। जो भी लोग कंपनी से जुड़े हैं उनके फेवर में डिसीजंस लेने हैं आपको, अपने फेवर में नहीं लेने हैं। अपने फेवर में नहीं लेने हैं, ये भी एक अलग से ड्यूटी है, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ केयर, स्किल एंड डिलीजेंस। ओ माय गॉड, डायरेक्टर आपको केयरलेसली डील नहीं करना है, आपको बहुत सावधानी से, ये मत सोचो दूसरे का पैसा है, नहीं, कंपनी में भले दूसरे का पैसा लगा है, बट इट इज़ योर ड्यूटी कि आपको केयर से काम करना है, अपनी स्किल्स से काम करना है। और डिलीजेंस, डिलीजेंस समझते हो, आम समझदारी, ऑर्डिनरी समझदारी, ठीक है, समझदारी आप खुद लिख लेना।
ठीक है। द डायरेक्टर्स मस्ट एक्सरसाइज देयर ड्यूटीज विद ड्यू केयर एंड ड्यू एंड रीजनेबल केयर। जो आमतौर पे आप केयर अपने लिए सोचते हो वही चीज़ आपको कंपनी के लिए सोचनी है। अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करना है, जो काम आपको नहीं आता है उस काम को गलत नहीं करना है, और जो काम में आप स्किलफुल हो उसको अपनी स्किल्स के हिसाब से दिमाग लगा के प्रॉपर्ली करना है, एंड डिलीजेंस मतलब समझदारी से करना है। अगर आप अपना आपका पैसा उस सिचुएशन में लगा होता तो आप क्या करते, वैसा ही आपको कंपनी के लिए सोचना है। दे मस्ट डेमोन्स्ट्रेट देयर इंडिपेंडेंट जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आपको इंडिपेंडेंटली अपनी जजमेंट लेनी है डिसीजन मेकिंग में, किसी के इन्फ्लुएंस में आके उसके बहकावे में आके काम नहीं करना है, अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर द कंपनी। कोशिश करनी है कि कंपनी के लिए बेस्ट रिजल्ट निकल के आए। कभी कभी हम तो अच्छा करते हैं फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश करनी है। यस, कंपनीज ऑब्जेक्टिव प्रमोट करना है। वेरी गुड अंजलि। अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, यहाँ पे आ जाता है डायरेक्टर्स, आपको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रखना है, मतलब कहीं भी अपना इंटरेस्ट आपको नहीं घुसाना है कंपनी के ऑब्जेक्टिव में। ऐसा मत सोचो कि कंपनी के फायदे में अपना फायदा ढूंढ लूँ मैं, नहीं, हमेशा आपको कंपनी के फायदे के लिए ही काम करना है। अगर अपना भी फायदा है, और एक देखो आपके पास दो डिसीजन है, जहां आपको अपना फायदा देखना है या कंपनी का फायदा देखना है, तो ऑब्वियसली आपको कंपनी का फायदा देखना है। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन में मत घुसो जहां पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट मतलब फायदा, कन्फ्लिक्ट मतलब आप तय नहीं कर पाओ कि किसकी जगह जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, मतभेद ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि आप उस ट्रांजैक्शन में घुस गए, अब ना तो आप अपने लिए कुछ अपने फेवर में सोचोगे तो कंपनी का नुकसान होगा, कंपनी के फेवर में सोचोगे तो अपना नुकसान होगा, तो ऐसी ट्रांजैक्शन में फंसना ही नहीं है। ठीक है, तो पर्सनल ट्रांजैक्शंस को बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कंपनी के ट्रांजैक्शन से दूर रखना है। कंपनी की ट्रांजैक्शन में पर्सनल गेन, पर्सनल एडवांटेज नहीं लेना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट है, पढ़ लेते हैं। Directors should not be involved in any situation that present conflict of interest, whether directly or indirectly. If conflict arises, तो डायरेक्टर आपको किसके इंटरेस्ट में काम करना है, कंपनी के इंटरेस्ट में। अगर ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे आपको नुकसान हो रहा है, कंपनी को फायदा हो रहा है, और एक ट्रांजैक्शन ऐसी है जिससे आपको फायदा हो रहा है, कंपनी को नुकसान हो रहा है, आप दोनों में से एक ट्रांजैक्शन चुन सकते हो, तो आपको कौन सी ट्रांजैक्शन चुननी है जिसमें कंपनी को फायदा हो रहा है, भले ही आपको नुकसान हो जाए। ठीक है जी, चलें क्या, चलिए। प्रोहिबिशन ऑन गेनिंग अनड्यू एडवांटेज, आपको अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना है। मतलब जैसे डायरेक्टर ये नहीं कह सकता कि तुम मुझे कमीशन दो तुम मुझे कमीशन दो, मैं तुम्हें कंपनी का काम दिलवा दूंगा या प्रोजेक्ट दिलवा दूंगा, नहीं। कोई भी ट्रांजैक्शन में आपको अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं कमाना है। ठीक है, समझ गए, चलिए। Directors must not achieve or attempt to achieve any undue gain or advantage for themselves, their relatives, partners, associates. सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए, अपने एसोसिएट्स के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, किसी के लिए भी आपको कोई भी एडवांटेज नहीं लेना है कंपनी से। अगर आप गिल्टी पाए जाते हो, मतलब अगर ऐसा पाया जाता है कि आपने खुद के लिए बेनिफिट लिया है, तो आपको सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ जाएगा कंपनी को। समझ गए क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मैडम, एकदम बढ़िया चल रहा है, आगे चलिए। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑन असाइनमेंट ऑफ ऑफिस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी। इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी, आपके मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है। प्रोहिबिशन ऑन असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस का मतलब क्या होता है? असाइन करना। मेरे वर्ड्स को ना बहुत केयरफुली सुनना। अपना काम किसी और को हैंड ओवर करना। अब यहाँ हिंदी में ना आप मतलब समझ जाओ, अपना काम किसी और को, बस हो गया, हैंड ओवर करना। तो डायरेक्टर आपको आपकी क्वालिफिकेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपके स्किल्स के लिए डायरेक्टर बनाया गया है। तो आप जब तक डायरेक्टर की कुर्सी पे हो, ध्यान से सुनना, जब तक आप डायरेक्टर की कुर्सी पे हो, आप अपना काम, अपनी डायरेक्टरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स किसी और को नहीं दे सकते। दोबारा से बोल रही हूं, जब तक आप डायरेक्टर की कुर्सी पे हो, तब तक आप अपने डायरेक्टर वाले काम और अपने राइट्स किसी और को नहीं दे सकते। आप असाइनमेंट नहीं कर सकते। समझे क्या ये बात, असाइनमेंट का मतलब? ठीक है, तो डायरेक्टर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम असाइनिंग देयर ऑफिस टू अनदर पर्सन, एनी सच असाइनमेंट इज वॉइड अंडर द लॉ। ठीक है, ऑफिस मतलब अपने डायरेक्टर की कुर्सी,
डायरेक्टर के रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स, राइट्स, ड्यूटीज, ठीक है, आप ही वो काम करोगे। मैं, आप डायरेक्टर हो, आपको मैंने डायरेक्टर रखा, आपको एक काम करने के लिए दिया है, आप वो काम किसी और को नहीं दे सकते कि तू कर दे मेरी तरफ से। नो, डायरेक्टर एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है कंपनी के लिए, ऑफिसर की कैटेगरी में है, तो वो काम किसी और से नहीं करा सकते आप। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। फॉर एग्जाम्पल, एक डायरेक्टर की डेथ हो गई और डायरेक्टर का जो बेटा है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और वो अब डायरेक्टर की कुर्सी संभाल रहा है, क्या ये हो सकता है? ये हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। सक्सेशन होता है ये तो। डायरेक्टर के मरने के बाद, डायरेक्टर के कुर्सी छोड़ने के बाद उसका काम किसी और को दिया जा रहा है, वो आप कर सकते हो। पर डायरेक्टर जीते जी खुद डायरेक्टर है लेकिन काम अपने बेटे से करवा रहा है, क्या ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। इसके ऊपर क्वेश्चन है, हम डिटेल में वहां पे डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहना बेटा, क्वेश्चंस करके आपको एक्चुअली में लगेगा कि हाँ अब मैं ये डायरेक्टर वाला क्वेश्चन कैसा भी आ जाए मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपके कॉन्सेप्ट्स में मॉड्यूल में गिवन नहीं है वो भी मैं कवर कराऊंगी, तो 100% कवरेज रहेगा, नॉट इवन 99.9%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइए, डिन डिन डिन, ठीक है, इसके ऊपर भी एक अलग से भी टॉपिक है, वो भी क्वेश्चन में कवर कराऊंगी। डिन है, डिन क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे आपका आधार कार्ड होता है, ठीक है, कंपनी का सिन होता है, एलएलपी का एलएल पिन होता है, ऐसे ही डायरेक्टर का डिन होता है। वाह वाह, ठीक है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, सेक्शन 153 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टर नहीं बन सकता जब तक डिन ना हो। कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टर नहीं बन सकता जब तक डिन ना हो उसके पास, DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। डायरेक्टर बनने से पहले आपको डिन लेना पड़ता है। प्रोसीजर एक फॉर्मेट में आप फॉर्म फिल कर दो फीस के साथ साथ और आपको डिन मिल जाएगा। और मैं एक कंपनी के लिए एक डिन ले लूँ, दूसरी कंपनी के लिए दूसरा डिन ले लूँ, तीसरी कंपनी के लिए तीसरा डिन ले लूँ, चलेगा क्या? मैं एक कंपनी के लिए एक डिन ले लूँ, दूसरी कंपनी के लिए दूसरा डिन ले लूँ, चलेगा क्या? नहीं। एक इंडिविजुअल को एक ही डिन मिलता है और वो उसे हर कंपनी में, जितनी भी कंपनी में वो डायरेक्टर बनेगा उस कंपनी में यूज़ करना होता है। लॉजिक लगाओ क्यों? लॉजिक लगाओ क्यों? ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स पता लग सके, ठीक है। तो लॉजिक है हर काम के पीछे। तो एक इंडिविजुअल को एक यूनिक आईडी ही मिलती है डिन के नाम पे, जो उसे जिस भी कंपनी में वो डायरेक्टर बनेगा वहाँ पे यूज़ किया जाएगा। हर कंपनी के लिए अलग डिन नहीं मिलेगा। जब तक आपके पास एक डिन है आप दूसरा डिन नहीं ले सकते, ठीक है। आ जाओ। डिन इंश्योर करता है कि हर डायरेक्टर को एक यूनिक आइडेंटिटी मिले इन द कॉर्पोरेट डेटाबेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो MCA के डेटाबेस में आपका एक अलग से नंबर हो पहचान के लिए, इसीलिए डिन दिया जाता है। अल्टीमेटली उनका पर्पस है ट्रैक करना कि आप किन किन कंपनी में डायरेक्टर हो। समझ गए क्या? अगर डिस्क्वालिफिकेशन लगेगी तो सब कंपनी में लग जाएगी ना फिर कहीं ना कहीं, इसीलिए, ठीक है। गॉट इट? बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया कृष्णा जी। आइए, एंड दिस इज इन योर अमेंडमेंट। इसको बहुत ध्यान से करेंगे क्योंकि ये अमेंडमेंट में है तो किसी ना किसी तरीके से ये पूछा जा सकता है, MCQ में भी पूछा जा सकता है, तो केयरफुली आप उसको देखना, ठीक है। रूल 12A, डायरेक्टर्स KYC। हर इंडिविजुअल जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन होल्ड कर रहा है एज ऑन 31 मार्च, उसे बाय 30 सितंबर ऑफ दैट ईयर, फाइनेंशियल ईयर तो अगला हो जाएगा इसलिए मैंने दैट फाइनेंशियल ईयर नहीं बोला, ठीक है, मैंने दैट ईयर बोला है। मतलब अगर आपके पास 31 मार्च 2025 में डिन है, इस दिन में आप डिन होल्ड करते हो, तो बाय 30 सितंबर 2025 आपको KYC कराना मैंडेटरी होता है। KYC नहीं कराओगे तो इसके रिपरकशंस भी हैं, मतलब इसके इफेक्ट भी हैं। आपका डिन कैंसिल भी हो सकता है। ये मैं कैंसिलेशन ऑफ डिन एक टॉपिक है, वो भी कराऊंगी आपको, ठीक है। वो आपके मॉड्यूल में नहीं है पर आपके MTP में शायद आया हुआ था एक बार, तो इसलिए हम वो भी करेंगे, आ सकता है। ये नोट्स कहाँ मिलेंगे बेटा? ये आपको पिन कर दिया है, यहाँ से डाउनलोड कर लो कृष्णा, ठीक है। आ जाओ। तो हर इंडिविजुअल जो भी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्ड कर रहा है उसे E-फॉर्म DIR3 KYC, E-फॉर्म क्या नाम है? E-फॉर्म नाम नहीं है, E-फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फॉर्म का नाम क्या है? DIR3 KYC पूरा नाम है ये, ठीक है। KYC भी नाम में है, ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट है। उसे ये फॉर्म फिल करना होता है अपनी बेसिक डिटेल्स के साथ, अपडेट करनी है, मतलब चेंजेस है तो भी आप बता सकते हो, आगे बता रही हूँ मैं आपको। बाय 30 सितंबर
हैविंग डिन एज ऑन 31 मार्च 2018, ये डिन का कॉन्सेप्ट 2018 में आया था, केवाईसी का केवाईसी का कॉन्सेप्ट 2018 में आया था। तो वो ये कह रहे हैं डिन का कॉन्सेप्ट तो पहले से है केवाईसी का। तो 2018 में जब केवाईसी का कॉन्सेप्ट आया था तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी गई थी, बोला था कि आप 5 अक्टूबर तक अपनी केवाईसी करा सकते हो। वैसे तो 30 सितंबर तक डेट थी, पर डेट एक्सटेंड करके 5 अक्टूबर तक दे दी गई थी टाइम, क्योंकि नया नया चीज़ होती है ना, तो फिर बच्चों को कह रही हूँ, लोगों को पता नहीं होता इसीलिए। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी ने एक बार देखो DIR3 केवाईसी एक ही बार सबमिट करना है फर्स्ट केवाईसी में, आपने एक बार ये केवाईसी फॉर्म सबमिट कर दिया, अब हर बार आपको DIR3 केवाईसी वेब फॉर्म सबमिट करना होता है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना ट्रेनिंग में तब आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार DIR3 केवाईसी करना है, थैंक यू सो मच राहुल, और उसके बाद DIR3 केवाईसी वेब आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, आगे ध्यान से देखेंगे। टू अपडेट पर्सनल मोबाइल नंबर या ईमेल, अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल अपडेट करना है, ध्यान से बेटा MCQ में आ सकता है ये, तो आपको DIR3 केवाईसी ही सबमिट करना है। ठीक है, वेब नहीं करना, भले ही दूसरी बार कर रहे हो, तीसरी बार कर रहे हो, फिर भी अगर स्पेसिफिकली फॉर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपको DIR3 केवाईसी फॉर्म सबमिट करना है बाय 30 सितंबर, वरना आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट नहीं हो पाएगा। एक और बार आपको अपडेट, देखो एक बार तो फ्री में अलाउड है, एक बार और अगर अपडेट करना है उसी साल में, सेम ईयर में दोबारा अपडेट करना है। इफ एडिशनल अपडेट्स टू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आर नीडेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब मेरा फाइनेंशियल ईयर है मैडम 24-25, ठीक है इसको 25-26 ले लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो 25-26 एक फाइनेंशियल ईयर है, मैं एज ऑन 31 मार्च 2025 दिन होल्ड करती हूँ, तो मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में केवाईसी फॉर्म सबमिट करना है बाय 30 सितंबर। मुझे अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना था, तो मैंने पहले ही जुलाई में 31 जुलाई को केवाईसी फॉर्म सबमिट करके अपना ईमेल आईडी अपडेट करा दिया। फिर उसके बाद मेरा फ़ोन की सिम, मैंने सोचा कि एक नई सिम ले लेती हूँ, डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा कंपनियों में हो गई हूँ तो बड़ा बिजी रहती हूँ, एक सिम और ले लेती हूँ, तो मुझे मोबाइल नंबर भी अब अपडेट कराना है, मुझे दोबारा से DIR3 केवाईसी फॉर्म सबमिट करना है। सपोज मैं 30 अगस्त को DIR3 केवाईसी दोबारा सबमिट करती हूँ फॉर फ़ोन नंबर अपडेशन, या ईमेल ही दोबारा करानी है, चाहे कुछ भी, चाहे ईमेल आईडी फ़ोन नंबर कुछ भी दोबारा कराना है, तो 500 रुपये फीस लगेगी, बस ये बात बोली है। इफ़ एडिशनल अपडेट्स, ओके कुमकुम अब बात करते हैं। इफ एडिशनल अपडेट्स टू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आर नीडेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, दे कैन बी मेड बाय फाइलिंग ई-फॉर्म DIR3 केवाईसी विद अ फीस ऑफ 500। समझ गए क्या? तो एक बार मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, ईमेल आईडी अपडेट करानी है, फ्री में केवाईसी फॉर्म सबमिट करो, दोबारा कराना है सेम ईयर में, अगले साल नहीं, अगले साल फिर फ्री मिलेगा, एक साल का तो फ्री मिलता है, अगले साल नहीं, इसी साल में दोबारा से अगर आपको चेंज कराने की जरूरत है तो 500 रुपया फीस लगेगी। ये पढ़ के पूरा कंपनी लॉ नहीं है, ये हम सिर्फ डायरेक्टर कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टर पोर्शन कवर किया जा रहा है। आइए चलिए, ये बात समझ में आ गई बेटा, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना। चलो नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। मैं आपको बता चुकी हूँ, कंपनीज एक्ट में कोई एकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं बताई है, ऑल्दो कोई मैंडेटरी शेयर होल्डिंग भी नहीं बताई है, पर AOA में लिख के मैंडेटरी शेयर होल्डिंग बोली जा सकती है कि शेयर करोगे होल्ड तभी डायरेक्टर बन पाओगे, ठीक है। Companies Act 2013 does not prescribe any specific academic or professional qualification for a person to become director। कोई मैंडेटरी शेयर होल्डिंग भी जरूरी नहीं होती है unless AOA demand such qualification। डायरेक्टर को कोई भी मिनिमम एजुकेशन, सेम ही तो लिखा है, सेम, ठीक है, सेम बात लिखी है। चले क्या, थोड़ा सिंपल भाषा में लिख दी। हाँ जी बेटा जी, कुमकुम जी एग्जाम में ऐसे ही लिखना होता है, थोड़ा एक आधा वर्ड इधर उधर हो सकता है, ये लाइनें ऊपर नीचे हो सकती हैं, बाकी ऐसे ही लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है, मोटा मोटा ऐसे ही लिखो। देखो अभी सुनो, डायरेक्टर डज नॉट नीड एनी मिनिमम एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। मेन वर्ड क्या है? नो एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, तो ऐसा भी लिख सकते हो, देयर इज नो मिनिमम एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ डायरेक्टर। तो ऐसा हो सकता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, थोड़ा वर्ड इधर उधर करके लिख सकते हो, बात यही लिख के आनी है, ठीक है। चलिए जी,
ओके जी, सभी क्वेश्चंस के आंसर साथ के साथ होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्टर्स। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देती हूँ मैं आपको कि हमारा जो ग्रूमिंग एजुकेशन का CMA इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों कोर्सेज लाइव हैं। तो अगर कोई बच्चा आगे के लिए कोर्स देख रहा है, ठीक है, और वो कोर्स लेना चाहता है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या ई स्कॉलर्स की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली भी हमारे कोर्स का एक्सेस ले सकते हो, बात कर सकते हो। 88880402 पे आपको बता देंगे कि कैसे कैसे कोर्स मिलेगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये सभी बच्चे को पता ही होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए चले क्या, एक लंबी गहरी सांस ले लेंगे इसको आगे पढ़ने से पहले। सेक्शन 164 सबसेक्शन 1, तो सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 कंडीशंस बताता है जो एक पर्सन को डिस्क्वालीफाई करती हैं डायरेक्टर बनने से। क्वालिफिकेशन क्या जरूरी है वो कहीं नहीं लिखा, पर कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस है, मतलब अगर ये इनमें से कहीं आप फॉल कर रहे हो तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। बनने के लिए क्या चाहिए वो कहीं नहीं लिखा, नहीं बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है वो लिखी है, ठीक है। चले क्या, चलिए जी। राहुल केस बेस्ड क्वेश्चन कह रहे हो तो कराऊंगी बेटा, इसके केस बेस्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे लास्ट में, ठीक है। आइए जी, इंपॉर्टेंट पहली डिस्क्वालिफिकेशन अनसाउंड माइंड के आप नहीं होने चाहिए। दूसरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। तीसरा इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप अनसाउंड माइंड के पर्सन हो या इंसॉल्वेंट हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, या आपकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। बन गए हो तो डायरेक्टर से हटना पड़ेगा, डायरेक्टरशिप छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ये तीन ही आपने क्यों बताई, बाकी क्यों नहीं बताई, क्योंकि सिंपल है इसलिए मैंने इनको एक बार में कर लिया। अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड पेंडिंग इंसॉल्वेंसी। चलिए नेक्स्ट एक बार इसको रीड करा दो फटाफट से। इफ अ पर्सन हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। एनी पर्सन जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है वो इनएलिजिबल है टू बिकम अ डायरेक्टर। नेक्स्ट लिखा है इफ अ पर्सन हैज अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग, तो उन्हें डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। जैसे ही आपने एप्लीकेशन दी तुरंत ही आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे डायरेक्टर बनने के लिए, भले ही कोर्ट का अभी डिसीजन ना आया हो कि आप इंसॉल्वेंट हो या ना हो, ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए क्रिमिनल कन्विक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसके अंदर थोड़ा डिटेल है। अगर किसी पर्सन ने कोई भी ऑफेंस किया है जिसके लिए उसे सजा हुई है फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, आपने कोई भी ऑफेंस किया जिसके लिए आपको कम से कम 6 महीने, मतलब 6 महीने या उससे ज़्यादा की सज़ा हुई, और उसके मतलब वो सज़ा होने के 5 सालों तक, सज़ा पूरी होने के, सज़ा पूरी होने के, सज़ा होने के नहीं, सज़ा आपको हो गई, मान लो सज़ा कितने, आपको नहीं किसी को भी, मान लो सज़ा हुई 1 साल की, तो 1 साल की सज़ा काटने के बाद अगले 5 सालों तक आप कहीं भी डायरेक्टर नहीं बन सकते। बहुत गहरी बात है, ठीक है। सज़ा हुई है कम से कम 6 महीना, तो जो सज़ा पूरी करने के बाद अगले के 5 साल है उनमें आप कहीं भी डायरेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। और अगली बात बहुत सीरियस बात है, अगर आपने बहुत ही सीवियर गुनाह किया है कि आपको 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हुई थी, तो आप कभी भी जीवन में कभी भी कहीं भी डायरेक्टर नहीं बन सकते। बेटा बहुत केयरफुली आपको सारी चीज़ों को सुनना है, ठीक है। बहुत बारीकी है इसमें, ऐसा इजी नहीं है ये कि बस पढ़ लिया और हो गया। एक बार में पढ़ के तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन समझो क्या कह रहे हैं। अगर आपको 6 महीने या उससे ज़्यादा की सज़ा हुई थी, तो सज़ा पूरी करने के 5 साल के बाद आप कहीं भी डायरेक्टर बन सकते हो, 5 सालों तक नहीं बन सकते। पर अगर आपको 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हुई है तो आप जीवन में कभी भी कहीं भी डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, चलिए जी आगे आते हैं। अगर कोर्ट और ट्राइब्यूनल ने आपको डिस्क्वालीफाई किया है, कोर्ट और ट्राइब्यूनल ने आपको डिस्क्वालीफाई किया है डायरेक्टर बनने से, तो आप कभी भी डायरेक्टर नहीं बन पाओगे जब तक वो खुद से आपकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हटाते हैं। फेलियर टू पे कॉल्स ऑन शेयर, अगर एक पर्सन ने कॉल्स पे नहीं किए शेयर्स पे,
और 6 महीने हो गए हैं, उनसे कॉल मांगे जा रहे हैं और वो कॉल पे नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा पर्सन जो कॉल ही पे नहीं कर सकता वो डायरेक्टर बन के क्या करेगा, तो वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा डायरेक्टर बनने से। ठीक है, क्या लिखा है, इफ अ पर्सन हैज नॉट पेड एनी कॉल इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स हेल्ड इन द कंपनी, किसी भी कंपनी में आपने शेयर होल्ड करे हुए हैं और आपने कॉल मनी पे नहीं की है, 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। कॉल मनी पे करो, डिस्क्वालिफिकेशन हट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलेटिंग पार्टी ट्रांजैक्शन। अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस करा है, कोई क्राइम किया है रिलेटेड टू सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सेक्शन 188 में आपने कुछ ऑफेंस किया है, कोई भी ऐसा कार्य किया है जो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, तो 5 सालों के लिए डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगी। जब से आपको सज़ा सुनाई गई है ऑफेंस के लिए, वहाँ से 5 सालों तक आपको जो सज़ा कह रही हूँ, जब से आपका वो गुनाह हुआ है, जब से आपको कन्विक्ट किया, मतलब आपको ये गुनाह हुआ है, ये सबूत साबित हो गया है, वहाँ से 5 सालों तक आप डिस्क्वालीफाइड हो डायरेक्टर बनने से। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से सुनेंगे, सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 का अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया है, आपके पास दिन था, आपने सरेंडर कर दिया, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो, ऑब्वियसली आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो और सेक्शन 165 सबसेक्शन, देखो दिन के प्रोविजंस का आपने कंप्लाई नहीं किया, केवाईसी नहीं करवाई, है ना, अगर आपने दिन के किसी भी प्रोविजंस का कंप्लाई नहीं किया तो आप डायरेक्टर के लिए बनने के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, ये बात अलग है। अब मेन बात है सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 के बारे में। आपके मॉड्यूल में ये तो बता दिया कि अगर आपने सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 का कंप्लायंस नहीं किया तो आप डायरेक्टर नहीं बन पाओगे, पर सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 होता क्या है ये तो बताया ही नहीं। सेक्शन 165 सबसेक्शन हो जाती है ऐसा, सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, नो पर्सन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल होल्ड ऑफिस एज डायरेक्टर इन मोर देन 20 कंपनीज एट द सेम टाइम। क्या लिखा है, एक पर्सन एक बार में 20 कंपनियों से ज़्यादा में डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली अगर आप 20 के लिमिट के बाहर डायरेक्टरशिप लेना चाहते हो तो डिस्क्वालीफाइड हो ना, 21st कंपनी में आपको डायरेक्टरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, और इन 20 डायरेक्टरशिप में भी मैक्सिमम पब्लिक कंपनी में तो आप 10 ही में ही डायरेक्टर बन सकते हो। ठीक है, तो अगर आप सेक्शन 165 सबसेक्शन के लिमिट को पूरा कर चुके हो तो उसके बाद आप फर्दर डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाइड हो। क्या ये बात आपको समझ में आई है? तो अगर आप सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 दिन का कंप्लायंसेस नहीं करते हो, या फिर सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 आप 20 से ज़्यादा कंपनियों में डायरेक्टर बनने का सोच रहे हो, तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। इफ़ अ पर्सन हैज नॉट कंप्लाइड विद प्रोविजन ऑफ दीज सेक्शंस, जो डायरेक्टरशिप लिमिट्स और रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात करता है, तो आप डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाइड हो। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? चलें क्या, सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 क्या कहता है मैंने आपको लिख के दे दिया है, मॉड्यूल में नहीं लिखा है तो नोट से आप नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस। सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 था पिछले वाला, अब है सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। इसमें एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं, थोड़ी सीरियस नेचर की डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है। अब पर्सन cannot be appointed, reappointed as director or appointed as director in any company for 5 years। अगर वो कंपनी में डायरेक्टर थे, देखो सुनो ध्यान से आप मेरी बात, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, ठीक है, और उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न लगातार 3 सालों तक फाइल नहीं हुई है, या फिर डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट्स, डिबेंचर के रिडम्पशन में, डिविडेंड में, या फिर 1 साल या उससे ज़्यादा तक लगातार डिफ़ॉल्ट होता जा रहा है, तो 3 सालों तक आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है, या फिर आप डिपॉजिट्स में, डिबेंचर के रिडम्पशन में, इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट की पेमेंट में, डिविडेंड की पेमेंट में कंटिन्यू कर आपका फेलियर 1 साल से ज़्यादा तक कंटिन्यू हो रहा है, तो आप डायरेक्टर उस कंपनी में दोबारा डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते हो। ठीक है, अभी आप डायरेक्टर हो, अपने डिफ़ॉल्ट को ठीक करो, लेकिन दोबारा 5 सालों तक उसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन पाओगे और किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। ठीक है, क्या लिखा है देखो, इफ़ अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन अ कंपनी जिसने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर दिया है, या तो क्लॉज ए में या क्लॉज बी में, देखो यहाँ और नहीं लिखा, नीचे और लिखा है,
किसी भी एक डिफॉल्ट में आप फंस गए तो आप उस कंपनी के भी फर्दर 5 सालों तक डायरेक्टर नहीं बन सकते हो और किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर नहीं बन सकते हो, तो उसे इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। ध्यान से सुनो है, इन नोट्स में आपको सारी बातें बहुत सिंपल भाषा में गिवन है, ठीक है। आ जाओ। इफ अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन अ कंपनी, जिसने ऑलरेडी डिफॉल्ट कर लिया है, तो डायरेक्टर को इमीडिएटली नहीं निकालेंगे। तो मौज हो गई, डिफॉल्ट करो निकल जाओ, मौज है ये तो नहीं। उसको टाइम दिया जाएगा 6 महीने का फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। अच्छा ओके, ये वाला पॉइंट थोड़ा अलग है। इस पॉइंट में क्या लिखा है देखो, मान लो एक कंपनी में डिफॉल्ट हुआ, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान से सुनना। एक कंपनी में डिफॉल्ट हुआ, उस कंपनी में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं हुए थे, डिपॉजिट्स वगैरह का डिफॉल्ट था, उसका डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गया, छोड़ के चला गया, ठीक है। एक डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है उस कंपनी में, न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है एक ऐसी कंपनी में जिसको डिस्क्वालिफिकेशन लगी है ए कैटेगरी की या बी कैटेगरी की। मुझे डायरेक्टर बनाया एक कंपनी में जहां ऑलरेडी डिस्क्वालिफिकेशन लगी थी। कंपनी में जाके मेरा तो दिमाग घूम गया, अबे यार डिस्क्वालिफिकेशन का क्या करूं मैं, ठीक है। तो क्या मैं भी डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगी क्योंकि मैं ऐसी कंपनी का डायरेक्टर हूं जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन लगी है? नहीं ना, मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होंगी ना, क्योंकि मेरी गलती नहीं है ना। तो मुझे 6 महीने का टाइम मिलेगा इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। पुराने डायरेक्टर को जिसने डिस्क्वालिफिकेशन किया है उसे तो इमीडिएटली निकाल देंगे, उसकी जगह पे जो नया आएगा ना उसको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन को ठीक करने के लिए। माय बैड, माय मिस्टेक, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो अगर कोई भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न 3 सालों तक फाइल नहीं हुई है या उसके डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट, डिबेंचर का डिडम्पशन और डिविडेंड पेमेंट का डिफॉल्ट 1 साल से ज़्यादा का कंटिन्यू हुआ है, तो उसका डायरेक्टर जो है वो उस कंपनी में भी 5 साल तक अपॉइंट नहीं हो पाएगा, किसी और कंपनी में भी 5 साल तक अपॉइंट नहीं हो पाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा। उसकी जगह नया डायरेक्टर आएगा। क्या नया डायरेक्टर को कुछ टाइम मिलना चाहिए इनको ठीक करने के लिए? हाँ, उसको 6 महीने का टाइम देंगे सारा डिफॉल्ट ठीक करने के लिए, ठीक है। बस वो भी डिफॉल्ट ठीक नहीं करता है तो ऑब्वियसली फिर वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया क्या? चलिए जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस लॉ प्रैक्टिस करेंगे, एंड तक बने रहना। छोटी छोटी अमेंडमेंट आई है आपकी, पढ़ना इसको जरूर ध्यान से। हर डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट से पहले फॉर्म DIR 8 में अपने डिस्क्वालिफिकेशंस बतानी होती हैं। अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट से पहले कंसेंट टाइप का देके अपनी फॉर्म DIR 8 में डिस्क्वालिफिकेशंस को बताना होता है और कंपनी 30 डेज के अंदर अंदर DIR 9 रजिस्ट्रार के पास भेजेगा इन डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए। क्या डिस्क्वालिफिकेशंस को रिमूव कराया जा सकता है? हाँ, अगर आप रीजनल डायरेक्टर से परमिशन ले लो DIR 10 फॉर्म फाइल करके और रीजनल डायरेक्टर आपके डिस्क्वालिफिकेशन को कैंसिल आउट कर दे, बोल दे कि चलो कोई बात नहीं, कि डिस्क्वालिफिकेशन हम आप पे से हटा देते हैं, तो रीजनल डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन हटा भी सकता है। समझ में आई क्या? दीज आर दी अमेंडमेंट MCQ फॉर्मेट में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो हर डायरेक्टर को कंपनी को डिस्क्वालिफिकेशन बतानी है DIR 8 फॉर्मेट में अपनी अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट से पहले। कंपनी आगे DIR 9 फॉर्मेट में रजिस्ट्रार को बताएगी और DIR 10 में रीजनल डायरेक्टर से डिस्क्वालिफिकेशन हटाने के लिए अपील की जाती है। समझ में आ गई क्या सारी बातें? DIR फॉर्म 8, 9, 10 आपको पता ही है कि फॉर्म के नाम से आपसे MCQ पूछा जा सकता है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अब ऐसी बात जो सब बच्चों को पता है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर? पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर? चैट बॉक्स एक्टिवेटेड। मैडम पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर, 3, 5 कितने? अरे बता दो। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 2 डायरेक्टर, OPC में मिनिमम 2 डायरेक्टर। OPC भी तो प्राइवेट होती है ना, तो OPC में भी तो 2 डायरेक्टर चाहिए? जी नहीं, OPC में मिनिमम 1 डायरेक्टर, ठीक है। मिनिमम एक नहीं, यहाँ कंफ्यूजन होती है बच्चों को। एक तो मेंबर होता है, डायरेक्टर तो एक मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम बाकियों की तरह लिमिट है इसमें भी, ठीक है। आइए, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी 3, प्राइवेट कंपनी 2, OPC 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 से ज़्यादा हो सकते हैं क्या? SR पास करना पड़ेगा, हो सकते हैं, ठीक है जी। चले क्या, यहाँ तक कोई परेशानी? जी नहीं मैडम, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी 2, प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ प्राइवेट कंपनी 2, पब्लिक कंपनी 3, OPC 1, मैक्सिमम 15 सबके लिए हैं,
चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो चाहे ओपीसी हो, इससे ज़्यादा जाना है आप एसआर पास करो। एसआर है कि ओआर है? एसआर है। एसआर पास करो और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आप इंक्रीज कर सकते हो। चलें क्या आगे? चलिए, कुछ छूट गया है क्या? ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, 1 हो गया, 2 हो गया, आ गया 3, कुछ नहीं छूटा। आ जाओ, ये आपके मॉड्यूल में नहीं है पर हम पढ़ेंगे। सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज, जैसा सीजी बोले तो कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर उनमें होना जरूरी है। कौन कौन से टाइप ऑफ कौन सी क्लास ऑफ कंपनी में वुमेन डायरेक्टर जरूरी है? पढ़िए जरा, लिख लेना इसको, ठीक है। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो, वुमेन डायरेक्टर जरूरी है। पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर कुछ नहीं देखना। लिस्टेड हो, वुमेन डायरेक्टर इज मैंडेटरी। पब्लिक कंपनी जिसके पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर पब्लिक कंपनी जिसके टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, वुमेन डायरेक्टर इज मैंडेटरी, ठीक है। तो आप लिस्टेड कंपनी हो तो वुमेन डायरेक्टर चाहिए। आप अनलिस्टेड हो तो इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करोगे तो वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है। पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा, इजी है ना, 100 और 300, ठीक है, 3 टाइम्स। तो वुमेन डायरेक्टर होना मैंडेटरी है। हाँ जी कुमकुम जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपका जो वुमेन डायरेक्टर है उसके ऊपर एमसीक्यू आ जाता है। वेज ऑफ अपॉइंटिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है? फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किया जाता है? फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही बता दिया जाता है। नहीं बताते हो तो जो भी सब्सक्राइबर होते हैं उन्हें फर्स्ट डायरेक्टर मान लेते हैं। अगर स्पेसिफाई नहीं करते हो तो एमओए के सब्सक्राइबर्स को ही फर्स्ट डायरेक्टर माना जाता है, ठीक है। फर्दर डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग में अपॉइंट किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा। डायरेक्टर्स आर यूजुअली अपॉइंटेड एट बाय द शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर एंड टू फिल कैजुअल वैकेंसी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर और कैजुअल वैकेंसी इनमें इमरजेंसी में फिल करनी पड़ती है तो उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करते हैं, ठीक है जी। बाकी सभी डायरेक्टर्स को कंपनी यानी कि शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं इन एनुअल जनरल मीटिंग। रेजिडेंट डायरेक्टर, कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो प्रीवियस कैलेंडर ईयर में इंडिया में 182 डेज कम से कम रहा हो। सारे के सारे फॉरेनर, मतलब फॉरेनर इन द सेंस सारे के सारे डायरेक्टर फॉरेन में रहते होंगे तो कैसे चलेगा ना भाई। तो एक डायरेक्टर तो कम से कम ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में पिछले कैलेंडर ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिनका कंपनी से कोई नाता नहीं होता, इन द सेंस कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिस्टेड कंपनी और कुछ पब्लिक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 4। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखो, हर लिस्टेड कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही रखना है, सेम एज वुमेन डायरेक्टर, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन और अगर और कोई पब्लिक कंपनी हो, आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर या डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, किसी भी एक लिमिट में आप फंस गए तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है। तो या तो आप लिस्टेड हो तो कोई लिमिट ही चेक नहीं करनी है, ये गलती करते हैं बच्चे। लिस्टेड हो तो कोई लिमिट चेक नहीं करनी है, आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर चाहिए। पर अगर आप लिस्टेड नहीं हो और पब्लिक कंपनी हो सिंपल, तो आप ये लिमिट चेक करो, एक भी लिमिट में फंस गए, हाँ जी बेटा कुमकुम जी, डायरेक्टर का क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा जो आज हम सेशन में पढ़ रहे हैं, टेंशन मत लो आप, ठीक है, पक्का 100%। देखो मैं चाहती तो पूरा कंपनी एक्ट करा देती उड़ा के, ठीक है, फिर आप सोचते रहते कि मैडम ने क्या तो करा दिया और क्या ही छोड़ दिया। लेकिन क्यों सिर्फ एक डायरेक्टर टॉपिक रखा है? ताकि जो करें वो तसल्ली से करें, बच्चे को इसी में से पेपर देखने को मिले, इसीलिए, ठीक है। आ जाओ, तो अदर पब्लिक कंपनी हो, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, और या फिर आउटस्टैंडिंग लोन, डिपॉजिट्स, बोरिंग वगैरह 50 करोड़ या उससे ज़्यादा जाता है तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर कौन होते हैं? एडिशनल डायरेक्टर इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखो कभी कभी क्या होता है
कि इमरजेंसी में आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है, 2 जनरल मीटिंग्स के बीच में आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ता है, तो आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करते हो। या फिर आपको एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है, कोई पर्सन की नॉलेज आपके बहुत काम आने वाली होती है, आप उसको एडिशनली डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो 2 AGMs के बीच में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेता है। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, उन्हें AGM में कंफर्म कराना पड़ता है। इन्हें अपॉइंट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर लेते हैं 2 AGMs के बीच में, लेकिन जो भी नेक्स्ट AGM होनी है उसमें शेयर होल्डर से अप्रूवल दिलाना जरूरी है। ठीक है, चलिए, The board of director can appoint additional director if allowed by articles of association, but they must be regularized, मतलब confirmed by shareholders in next AGM। additional director का मतलब क्या होता है, और इनकी अपॉइंटमेंट टेम्पररी होती है, नेक्स्ट AGM तक होती है। नेक्स्ट AGM में इनकी अपॉइंटमेंट को कंफर्म करना होता है, तभी ये आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ऑल्टरनेट डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर इंडिया में नहीं है, एब्सेंट है इंडिया से 3 महीने या उससे ज़्यादा, तो उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट करना इज ऑल्टरनेट डायरेक्टर। कर सकते हो आप, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकता है, ये भी टेम्पररी होता है। नॉमिनी डायरेक्टर, जो भी अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या गवर्नमेंट वो कंपनी में अपना पर्सन रखना चाहती है डायरेक्टर्स के बीच में, तो वो नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करती है। मान लो कंपनी ने बहुत बड़ा लोन लिया है किसी बैंक से, तो बैंक चाहता है कि अपना एक पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बिठाया जाए जो देख सके कि कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, तो बैंक अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए बोल सकती है, और वो होता है नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है, उसे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही ओके कर देते हैं कि हाँ तुम हमारे डायरेक्टर बन गए। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई डिसीजन तो लेना नहीं है, उसमें तो सरकार या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना बंदा भेज रही है, उसी को ही डायरेक्टर रखना है कि नहीं। तो आपका कैजुअल वैकेंसी, बोर्ड कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकता है। कैजुअल वैकेंसी मतलब आपातकालीन सिचुएशन, इमरजेंसी काइंड ऑफ, अचानक से वैकेंसी आ गई, डेथ, रेजिग्नेशन वगैरह से अचानक से वैकेंसी आ गई है और AGM अभी हो नहीं रही है, डायरेक्टर की पोजीशन फिल करनी है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकता है। ठीक है, चलिए, डेथ है, डेजिग्नेशन है, या डायरेक्टर को रिमूव भी करना है, तो रिमूवल की वजह से, डेथ की वजह से, रिजाइन करके चला गया डायरेक्टर, उसकी वजह से कैजुअल वैकेंसी आ गई, या रिमूव कर दिया डायरेक्टर को, उसकी वजह से कैजुअल वैकेंसी आ गई, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको फिल कर सकता है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट इज रिटायरमेंट एंड रोटेशन ऑफ डायरेक्टर। इस बार इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, आ जाओ। पब्लिक कंपनी पे ये रोटेशन का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है, सॉरी, पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी पे ये रोटेशन का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। गिनती के 2 तो डायरेक्टर होते हैं, उनको क्या रोटेट करना है ना। पब्लिक कंपनी में रोटेशन का प्रोविजन अप्लाई होता है। पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है कि सारे के सारे डायरेक्टर चेंज होंगे AGM में, कोई रोटेशन नहीं है, रोटेशन से चेंज नहीं होंगे, सारे के सारे डायरेक्टर चेंज होंगे तो सारे डायरेक्टर चेंज होंगे, फिर ये पॉइंट नहीं लगेगा। पर अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा तो कंपनीज एक्ट लगेगा। कंपनीज एक्ट क्या कहता है, देखो रोटेशन के बारे में, रिटायरमेंट बाय रोटेशन, बारी बारी से रोटेट होंगे सब डायरेक्टर्स। ठीक है, बारी बारी से रिटायर होंगे सब डायरेक्टर्स। आर्टिकल क्या कहता है, 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी आर सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट बाय रोटेशन। जितने भी टोटल डायरेक्टर्स हैं उनमें से 2/3 एलिजिबल है फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन और 1/3 फिक्स रहेंगे, ऐसा इनका मतलब है कहना। ठीक है, मान लो कंपनी में 12 डायरेक्टर हैं, तो 12 का 1/3 करो, 2/3 करो, 12 का 1/3 हो गया 4, 2/3 हो गया 8, तो ये 8 डायरेक्टर्स आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। इनमें से कितने रिटायर होंगे, इनमें से 1/3 डायरेक्टर्स रिटायर हो जाएंगे AGM में। ठीक है, तो 8 का 1/3 करेंगे, जरा कितना आएगा, 3 2 6, 2.67 समथिंग, इसको 3 राउंड ऑफ कर देंगे तो 3 डायरेक्टर्स रिटायर हो जाएंगे AGM में। यह है रोटेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, चलिए, तो 2/3 1/3 का कंफ्यूजन खत्म हो गया। 2/3 एलिजिबल है फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन और उनके 1/3 आपका रिटायर होंगे बाय रोटेशन। समझ में आई क्या ये बात? ये बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को, मैडम 2/3 और 1/3 में क्या डिफरेंस है। आई थिंक अब कोई डिफरेंस नहीं है, ये नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो ये वाली बात। ठीक है,
Applicability, 2/3 of total number of directors in a public company are subject to retirement by rotation, excluding independent directors. Independent directors are not retired by rotation. ठीक है, चलिए प्रोसीजर, 1/3 of the directors who are liable to retire by rotation. अब समझ में आया, 2/3 are liable to retire, उनका 1/3 हमेशा रिटायर होते हैं at every AGM. मैम ये तीन कैसे डिसाइड होंगे? जो भी तीन रिटायर कर रहे हैं ना, तो जो सबसे पुराना होगा वो पहले रिटायर होगा. क्या लिखा है? डायरेक्टर्स हु हैव बीन इन द लॉन्गेस्ट विल रिटायर फर्स्ट. अगर दो डायरेक्टर्स सेम डेट पे अपॉइंट हुए तो म्यूचुअली वो लोग डिसाइड कर लेंगे, या पर्ची निकाल के डिसाइड किया जाएगा, सिक्का उछाल के डिसाइड किया जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया? चले क्या? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है. रीअपॉइंटमेंट, जो डायरेक्टर रिटायर हुए हैं उनकी जगह कंपनी चाहे तो इमीडिएटली सेम एजीएम में रीअपॉइंट कर सकती है सेम डायरेक्टर को, या किसी और डायरेक्टर को भी अपॉइंट किया जा सकता है. और जो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं वो एओए के हिसाब से रिटायर और अपॉइंट होते हैं. जो नॉन रोटेशनल थे ना 1/3, वो एओए के हिसाब से जो उनका रिटायरमेंट पीरियड डिसाइड होता है. ठीक है, समझ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आ जाओ एक बार फटाफट से इसको ब्रीफ कर देती हूँ. टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, टोटल में से 1/3 तो परमानेंट होते हैं. परमानेंट मतलब उन्हें कभी भी नहीं निकालोगे? अरे नहीं, परमानेंट का मतलब ये नहीं होता. परमानेंट मतलब एओए के हिसाब से इनका रिटायरमेंट चलेगा. बाकी जो 2/3 है उनको हम धीरे धीरे करके रिटायर करेंगे बाय रोटेशन. इनमें से हर बार 1/3 लोग रिटायर होते चले जाएंगे बाय रोटेशन. ठीक है, 1/3 में जितने भी लोग आएंगे कैसे रिटायर होंगे? जो सबसे पुराना था उसे पहले रिटायर करो. और अगर दो लोग सेम डेट पे हैं, सेम ही डेट पे अपॉइंट हुए थे, तो फिर उनको पर्ची निकाल के आपसी कंसेंट से वो लोग डिसाइड कर लेंगे कि चल इस बार मैं रिटायर हो जाता हूँ, अगली बार तू हो जाइए. बात तो एक ही है, होना तो है ही रिटायर. ठीक है जी, समझ गए? चलिए जी, चलिए आइए. ओके, नेक्स्ट है आपका रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 168. ठीक है, एक मिनट रुको जरा. उसके बाद रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन 169. इसका क्वेश्चन पूछा हुआ था सेक्शंस के नाम देके. ठीक है, तो ऐसे सेक्शन का नाम देके पूछा जा सकता है. सेक्शन 168 रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर. अच्छा, रेजिग्नेशन और रिमूवल में क्या डिफरेंस है? फटाफट से बता देंगे. रेजिग्नेशन और रिमूवल में क्या डिफरेंस है? जल्दी जल्दी बताएंगे. मैम रेजिग्नेशन मतलब खुद से रिटायरमेंट की जॉब, मतलब खुद से डायरेक्टर की कुर्सी छोड़ के जाना, एंड रिमूवल मतलब धक्के मार के निकाला जाना. डिफरेंस है ना दोनों में? आ जाओ. चलिए, रेजिग्नेशन प्रोसेस क्या रहता है? डायरेक्टर में रिजाइन बाय गिविंग एन रिटन नोटिस टू द कंपनी. इसके ऊपर केस बेस बन जाता है बेटा, केयरफुली. डायरेक्टर्स राइटिंग में नोटिस देके, राइटिंग में नोटिस देना इज मैंडेटरी. बोल के फोन करके नहीं चलेगा. राइटिंग में नोटिस देके कंपनी से रिटायर हो सकते हो. जब नोटिस मिलेगा तो बोर्ड इसको ध्यान में रखेगा और आरओसी को प्रिस्क्राइब टाइम में इंटीमेट कर देगा. ठीक है, और कंपनी मस्ट ऑल्सो प्लेस द डिटेल्स ऑफ रेजिग्नेशन इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट इन नेक्स्ट जनरल मीटिंग. इफेक्टिवनेस ऑफ रेजिग्नेशन, इसके ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है, रेजिग्नेशन कब से इफेक्टिव माना जाएगा? तो अगर नोटिस में कोई डेट मेंशन है, डायरेक्टर नोटिस में डेट लिखता है कि मैं पर्टिकुलर डेट को रिटायर हो रहा हूँ. ठीक है, मैं पर्टिकुलर डेट से विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट मुझे रिटायर माना जाए, तो उस डेट से रिटायर माना जाएगा. और अगर कोई डेट नहीं लिखी कि किस डेट से रिटायर माना जाए, तो जिस दिन वो लेटर मिला है कंपनी को उस दिन से रिटायर माना जाएगा. जिस दिन उसने लेटर भेजा है उस दिन से नहीं, जिस दिन कंपनी को वो लेटर मिला है उस दिन से रिटायर माना जाएगा. क्या ये बात समझ में आई है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात. ठीक है, रेजिग्नेशन टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट व्हेन कंपनी रिसीव्स द नोटिस और अ लेटर डेट स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर. ठीक है, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस और डेट मेंशन्ड इन द नोटिस विच एवर इज लेटर, वो मानी जाएगी. एक एग्जाम्पल देखो. फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन का लेटर लिखा. उसने बोला, आज कौन सी डेट है हमारी? 30 अप्रैल. ठीक है, उसने बोला कि मुझे 2 मई से रिटायर मानो, मुझे 2 मई से
रिटायर मानो, पर ये लेटर ही कंपनी को 5 तारीख को मिला है। अब बताओ कंपनी 2 में से रिटायर कैसे माने उसको? लेटर ही कंपनी को 5 तारीख को मिला है, लेटर में ये डेट मेंशन थी, पर रिसीव हुआ है कंपनी को इस डेट को, इसलिए बोला है डेट मेंशन्ड इन द नोटिस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस विच एवर इज लेटर, 5 तारीख से उसे रिटायर माना जाएगा। ठीक है, 2 तारीख से कंपनी कैसे मान ले, उसे तो 2 तारीख तक पता भी नहीं था कि रिटायर हो गया। ठीक है जी, गॉट इट? चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। रिजाइनिंग डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड, नाउ हियर इज एन अमेंडमेंट, हियर इज अ चेंज। ध्यान रखेंगे क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, लॉ को पढ़ना सीखो। यहाँ पे लिखा है कि जो डायरेक्टर रिजाइन हो रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर अंदर बताए। चेंज कर दिया गया है, रिजाइनिंग डायरेक्टर मे इज रिक्वायर्ड टू की जगह आएगा मे फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन अलॉन्ग विद रीजंस टू रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन। कंपनी की जिम्मेदारी है, रिजाइनिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। वो चाहे तो अपने मन से बता सकता है, नहीं तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। रिजाइनिंग डायरेक्टर सिर्फ कंपनी को नोटिस भेजेगा एंड दैट्स इट, ही इज फ्री। क्या उसके रेजिग्नेशन का अप्रूवल लेगा वो कंपनी से? नो, खुद से उसने नोटिस भेजा एंड ही इज फ्री। ठीक है जी, चले क्या? चलिए, लायबिलिटी पोस्ट रेजिग्नेशन। अरे एक बात बताओ, आपने कंपनी की डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर दिया, उसके बाद जो काम होंगे क्या उसके लिए डायरेक्टर लायबल होगा? नहीं, पर उसके पहले जो काम हो चुके होंगे उसके लिए लायबल रहेगा। हाँ, कंपनी छोड़ने के बाद भी उसकी डेट ऑफ होल्डिंग डायरेक्टर्स पोजीशन जो भी काम हुए हैं उसके लिए डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अपने हिसाब से मैं एकदम सिंपलेस्ट भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, द रिजाइनिंग डायरेक्टर कंटिन्यूज टू बी लायबल फॉर एनी एक्ट और ऑफेंसेस कमिटिंग ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज पर सेक्शन 168 सबसेक्शन 2। ठीक है, अब ये केस लॉ है दो, इनके केस लॉ में क्या हुआ था ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद कर लेंगे। और बताया है कि डायरेक्टर एक लेटर भेज के सिर्फ रिजाइन हो सकता है, आरओसी को बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सौम्यल दिलीप मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये केस हुआ था। दूसरा केस, रेजिग्नेशन इफेक्टेड माना जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन टू द बोर्ड। ये बात बोली गई थी मदर केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस प्रोफेसर रामास्वामी पी अय्यर वाले केस में। ठीक है, गॉट है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है, बिल्कुल रिमूव किया जा सकता है। शेयर होल्डर का राइट है डायरेक्टर को रिमूव करने का। डायरेक्टर ने कुछ गलत नहीं किया है, कोई मिसमैनेजमेंट मिसकंडक्ट नहीं भी किया है, तब भी अगर शेयर होल्डर डायरेक्टर को हटाना चाहता है तो हटा सकता है। डायरेक्टर गलत नहीं कर रहा है पर शेयर होल्डर के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, शेयर होल्डर डायरेक्टर को हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। एक शेयर होल्डर नहीं हटा सकता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन? ORSR पता है आपको? OR में नॉर्मल मेजॉरिटी चाहिए, आधे से ज़्यादा लोग हाँ बोलेंगे तो हट जाएगा वो। स्पेशल रेजोल्यूशन में होता है कम से कम 75% या 3/4 ऑफ लोगों की हाँ चाहिए। ठीक है, आइए। अ कंपनी बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिमूव अ डायरेक्टर नॉट अपॉइंटेड बाय ट्राइब्यूनल। ओ माय गॉड, ट्राइब्यूनल भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। तो अगर ट्राइब्यूनल ने कोई डायरेक्टर अपॉइंट किया है उसको आप ऐसे नहीं भगा सकते हो। ठीक है, उसको ट्राइब्यूनल ही हटा सकता है, उसके अलावा कोई भी डायरेक्टर है उसको आप हटा सकते हो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। ऑब्वियसली टर्म के बाद तो वो जाएगा ही, अपने टर्म से पहले आप उसको निकाल सकते हो। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, अपनी बात उसकी बात कहने का मौका देना पड़ेगा एंड आप उसको निकाल सकते हो। बेटा पूरा डायरेक्टर आप पढ़ रहे हैं, आज हम धीरे धीरे करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आपके सेशंस कंटिन्यू रहेंगे एंड ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। आज हम डायरेक्टर्स पढ़ रहे हैं। फिलिंग ऑफ वैकेंसी, शेयर होल्डर नया डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है सेम मीटिंग में जहां रिमूवल हुआ है, पर अगर उसी मीटिंग में डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो पहले नोटिस तो भेजना पड़ेगा ना शेयर होल्डर्स को। तो अगर आपने जो AGM में आपने डायरेक्टर को रिमूव किया है
उस एजीएम के नोटिस में ये लिखा था कि हम नया अपॉइंट भी करेंगे, तो आप नया डायरेक्टर अपॉइंट भी कर सकते हो सेम एजीएम में, पर ये बात नोटिस में लिखी होनी चाहिए, वरना आप अपॉइंट नहीं कर पाओगे। द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर होल्ड्स अंटिल द फॉर्मल अपॉइंटमेंट इज मेड। जब तक उसको फॉर्मली अपॉइंट नहीं किया जाता है तब तक वो पोजीशन होल्ड करेगा। अगर उसे फॉर्मली आप अपॉइंट नहीं करते हो तो वो जगह छोड़ देगा अपनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है नोटिस फॉर रिमूवल। जो आप नोटिस भेजोगे डायरेक्टर को हटाने का, उसमें ग्राउंड्स मेंशन होने चाहिए, क्यों हटा रहे हो, क्या बात है, क्या परेशानी है, ठीक है। और इट वाज हेल्ड दैट नोटिस फॉर रिमूवल क्लियरली रीजंस लिखे हो, ये इस केस में डिसाइड हुआ था और फिर ये कानून बन गया। लायबिलिटी ऑफ रिमूव डायरेक्टर सेम एज रिजाइंड। ऑब्वियसली जो रिमूव होता है वो पहले के कामों के लिए लायबल होता है, पर यहाँ पे लिखा है कि अगर आप डायरेक्टर को रिमूव करते हो तो उन्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा एज पर टर्म्स ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, ठीक है। और जब आपको डायरेक्टर को रिमूव करते हो तो उसकी कुर्सी खाली हो जाती है, फिर कैजुअल वैकेंसी के तौर पे उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल कर सकते हैं। सिंपल। व्हाट इज ट्राइब्यूनल? ट्राइब्यूनल इस कंपनी का मतलब अलग से कोर्ट होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, कंपनी का कोर्ट जहाँ पे कंपनीज के मैटर्स को सुना जाता है, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। कंपनी लॉ का केस सुनने के लिए अलग से कोर्ट, ठीक है, गॉट इट। उसको हम शॉर्ट में ट्राइब्यूनल बोल के ट्राइब्यूनल भी रिमूव कर सकता है। सेक्शन 242 अलाउज द ट्राइब्यूनल अपॉन एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 241 रिलेटिंग टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। देखो, कंपनी के डायरेक्टर्स ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट कर रहे थे। ऑपरेशन वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, गलत काम कर रहे थे, कंपनी के पैसों को ठीक से यूज नहीं कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, हेरा फेरी वगैरह कर रहे थे। तो कंपनी मान लो, अब आप सोच रहे हो कि मैडम ट्राइब्यूनल तक जाने की क्या जरूरत है, आप उन्हें डायरेक्टली ओआर पास करके निकाल दो। अरे ओआर नहीं पास हो पा रहा, मेजॉरिटी शेयर होल्डर मान नहीं रहे हैं निकालने के लिए, क्या करें, ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ। कोई डायरेक्टर गलत काम कर रहा है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कर रहा है और मेजॉरिटी रेजोल्यूशन से आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो, तो ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हो, ठीक है। 241 में आप अप्लाई करो, 242 में ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है ऐसे डायरेक्टर को भगाने का, गॉट इट। द ट्राइब्यूनल में टर्मिनेट और सेट असाइड द डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट। ट्राइब्यूनल कॉन्ट्रैक्ट जो है डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसको कैंसिल कर देगा। एंड ऐसे केसेस में डायरेक्टर को कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलेगा, ऐसे केसेस में डायरेक्टर को कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली अगर शेयर होल्डर रिमूव कर रहे हैं तो उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा, पर अगर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की वजह से ट्राइब्यूनल उसे सेक्शन 242 में रिमूव कर रहा है, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। द रिमूव डायरेक्टर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्टिंग एज मैनेजर, एमडी और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर 5 years विदाउट ट्राइब्यूनल अप्रूवल। मैडम क्या सिर्फ इसी कंपनी में वो नहीं बन सकता है 5 सालों तक? जी नहीं, किसी भी कंपनी में वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, डिस्क्वालिफिकेशन लग जाती है 5 सालों तक। अगर ट्राइब्यूनल से आप ये डिस्क्वालिफिकेशन हटवा लो तो फिर आप अपॉइंट हो सकते हो 5 साल से पहले भी किसी और कंपनी में डायरेक्टर, ठीक है। विदाउट ट्राइब्यूनल अप्रूवल आप कहीं और अपॉइंट नहीं हो सकते, मतलब विद ट्राइब्यूनल अप्रूवल आप 5 साल से पहले भी कहीं अपॉइंट हो सकते हो, समझ गए क्या। और कॉम्पनसेशन कुछ भी नहीं दिया जाता है डायरेक्टर को, ठीक है, सेम बात लिखिए सिंपल भाषा में। गॉट इट, समझ में आ गया। चलिए जी, चलिए आगे चलते हैं बेटा, सेशन शेयर होता रहे। इतने सिंपल तरीके से डायरेक्टर्स ना मुश्किल ही आप कहीं और कर पाओगे, ठीक है। सिर्फ टू द पॉइंट, सिर्फ सीएमए इंटरमीडिएट की हम बात कर रहे हैं। जनरली आप कहीं डायरेक्टर्स चैप्टर देखोगे ना, इतना टेक्निकल करा रखा होता है, मतलब वो सीए के लेवल का भी करा रखा होता है उसी में। सिर्फ सीएमए की बात कर रहे हैं स्पेशली एक्सक्लूसिवली, इतना करोगे डायरेक्टर डन। आज की क्लास के बाद दोबारा से आपको डायरेक्टर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए बेटा, आप क्या कहते हैं रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ रिमूवल डायरेक्टर और नॉट, मतलब क्या कहना चाहते हो आप बेटा? क्लियरली लिख दो, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, ध्यान से सुनेंगे आप सारी बातें। रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, द रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर इंक्लूडिंग एमडी और होल टाइम डायरेक्टर, या तो कंपनी के एओए में लिखा हो, ठीक है, या फिर
डायरेक्ट मतलब शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन से डिसाइड करते हैं। तो इनके रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड किए जाते हैं? क्या डायरेक्टर अपना रेम्यूनरेशन खुद डिसाइड करता है? जी नहीं, या तो एओए में लिखा होता है या फिर रेजोल्यूशन पास करके डिसाइड किया जाता है। ठीक है जी। अगर कोई और कैपेसिटी में कोई और काम भी डायरेक्टर कर रहा है, उसके लिए भी उसे रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो वो भी डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन में ही काउंट होगा। डायरेक्टर को आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो किसी और कैपेसिटी में भी, वो भी डायरेक्टर के मैक्सिमम रेम्यूनरेशन के लिमिट में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, अलग से नहीं दे सकते हो आप कुछ भी पैसा। डायरेक्टर्स अपना रेम्यूनरेशन खुद डिसाइड नहीं करते हैं, शेयर होल्डर से अप्रूव कराया जाता है। जैसा भी आर्टिकल्स में लिखा होगा उसके हिसाब से। लिखा है एसआर पास होगा तो एसआर पास होगा। ठीक है, जैसा आर्टिकल्स में लिखा है उसके हिसाब से डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं। बेटा रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स ना बेटा हमारा हो चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की जो कैप होती है, मतलब लिमिट होती है। सेक्शन 198 में क्या लिमिट रखी है ध्यान से देखो। पब्लिक कंपनी, पहली बात तो प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, पब्लिक कंपनी और उनकी सब्सिडरीज टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन 11% से ज़्यादा नहीं दे सकती। 11% ऑफ व्हाट? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट भी कैसे कैलकुलेट होता है ये भी सेक्शन 198 में बताया है, पर ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्या लिखा है? कंपनी आप 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दे ही नहीं सकते हो। मैक्सिमम कैप। अगर कंपनी के पास इनएडुकेट प्रॉफिट है तब भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से मिनिमम रेम्यूनरेशन दे सकते हो, पर आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम रेम्यूनरेशन कितना अलाउड है इन केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट, आपके सिलेबस का पार्ट ये नहीं है। ठीक है जी, गॉट इट। चलिए, अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर है तो उनकी रेम्यूनरेशन क्या होगी? Managing director, whole-time director can be paid on monthly basis or on percentage basis. Total remuneration should not exceed 5% of net profit for अगर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है तो मैक्सिमम आप उसे 5% दे सकते हो। अगर आपके पास एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर है तो टोटल आप उन्हें 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है तो आप उसे सब कुछ नहीं लौटा दोगे ना उस पर, तो मैक्सिमम लिमिट इज 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। एक से ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर है तो आप उन्हें 10% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, आप ज़्यादा अमाउंट देना चाहते हो तो आपको शेड्यूल 5 का कंप्लायंस करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तब आप ज़्यादा रेम्यूनरेशन दे सकते हो। ठीक है, बेसिकली एसआर पास करके ज़्यादा रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है, बट दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, ये आपको पढ़नी है। एसआर पास करके तो आप कितना ही पैसा दे दो। गॉट इट। देखो, दिस इज द चार्ट जो आपको सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। बेस्ट है, बेस्ट। आ जाओ। कंपनी सारे डायरेक्टर्स एमडी वेमडी सबको मिला के टोटल 11% से ज़्यादा नहीं दे सकती। मतलब प्रॉफिट का 11% एज रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर एमडी वेमडी नहीं दिया जा सकता। ठीक है, कंपनी के पास होल टाइम डायरेक्टर्स एमडी और मैनेजर्स हैं तो उनको रेम्यूनरेशन कैसे देना है? कंपनी के पास एक ही मैनेजर है तो मैक्सिमम आप उसे 5% ऑफ रेम्यूनरेशन दे सकते हो। कंपनी के पास एक से ज़्यादा एमडी वेमडी है तो आप उन्हें 10% से ज़्यादा का ओवरऑल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते। और डायरेक्टर्स के लिए क्या? देखो, एमडी वगैरह के लिए अलग, मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर्स के लिए अलग लिमिट है, डायरेक्टर्स के लिए अलग लिमिट है। ठीक है, बाकी के डायरेक्टर्स के लिए क्या है ध्यान से देखो। कंपनी में अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर अगर नहीं है, ठीक है, कंपनी में अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो डायरेक्टर्स को मैक्सिमम रेम्यूनरेशन 3% मिलेगा, पर अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह है तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन डायरेक्टर को 1% मिलेगा। ठीक है, आइए अब आप ध्यान से देखना। कंपनी के मैनेजर्स को कितना मिलेगा? अगर एक मैनेजर है तो मैक्सिमम 5%, एक से ज़्यादा मैनेजर डायरेक्टर वगैरह एमडी वगैरह है तो 10%। अब डायरेक्टर्स को कितना मिलेगा? कंपनी में डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन देने से पहले ये देखो कि मैनेजर डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर है या नहीं है। मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर को सिर्फ 1% ही मिल पाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर वगैरह नहीं है तो डायरेक्टर को मैक्सिमम 3% मिल पाएगा। दिस इज द चार्ट, इसको आप ड्रॉ कर लेना, आपके नोट्स में है। ठीक है, ये बहुत इजी कर देगा आपके इस कॉन्सेप्ट को।
क्लियर हो गया है? चलिए, रेम्यूनरेशन में काउंट क्या होता है? रेम्यूनरेशन में सारे परक्विजिट्स काउंट होते हैं, कोई भी सर्विसेज दी जाती हैं उसका पैसा काउंट होता है, सब कुछ रेम्यूनरेशन में काउंट होता है। पब्लिक कंपनी के लिए मैक्सिमम लिमिट 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज द मैक्सिमम लिमिट, इससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते हो। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू एक्सीड दिस लिमिट, एसआर नहीं सॉरी ओआर, ओआर से आप इस लिमिट को एक्सीड कर सकते हो, ठीक है, ओआर से आप इस लिमिट को एक्सीड कर सकते हो। 11% से जाना है, रेजोल्यूशन पास करो और 11% से ज़्यादा प्रॉफिट आप दे दो। अब मेन बात यहाँ पे ये आ जाती है, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। अगर डायरेक्टर आपको कोई स्पेशल सर्विस दे रहा है अलग से, मान लो आपका डायरेक्टर लॉयर है और वो आपको लॉयर वाली सर्विसेज भी दे रहा है अलग से, डायरेक्टर होने के साथ साथ अलग से लॉयर वाली सर्विसेज भी दे रहा है, जनरली तो आप उसे अलग से कुछ भी पे नहीं कर सकते हो। जो आप उसे पे करोगे वो 11% की लिमिट में ही आना चाहिए, है कि नहीं? ओवरऑल 11% की लिमिट में ही आना चाहिए जनरली। पर अगर आपकी नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी को ये लगता है कि हाँ ये डायरेक्टर के पास अलग से क्वालिफिकेशन है अलग से ऐसी सर्विस देने के लिए, ठीक है, तो आप उसे अलग से पेमेंट कर सकते हो उस सर्विस के लिए, और वो सर्विस किसी प्रोफेशनल नेचर की है जैसे लॉयर सीए वगैरह की है। तो डायरेक्टर को जनरली तो आप अलग से कुछ भी पे नहीं कर सकते हो, जो भी पे करोगे उसकी रेम्यूनरेशन में काउंट किया जाएगा। पर अलग से अगर डायरेक्टर आपके लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डायरेक्टर अलग से कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड प्रोफेशनल नेचर की सर्विसेज है एंड नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी को लगता है कि हाँ डायरेक्टर के पास वो नॉलेज है कि वो ऐसे अलग से अच्छी सी सर्विस दे सकता है, तो आप उसे अलग से अमाउंट पे कर सकते हो उस स्पेसिफिक सर्विस के लिए। समझ गए? पढ़िए। इफ अ डायरेक्टर इज पेड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बियॉन्ड देयर डायरेक्टरशिप ड्यूटी, तो उसको आपको विद इन 11% कैप में ही इंक्लूड करना है। एक्सेप्शन, प्रोफेशनल सर्विसेज जो दी जाती हैं उसका पैसा एक्सक्लूड किया जाएगा। कब? अगर वो सर्विसेज प्रोफेशनल नेचर की हैं और नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी को या बोर्ड को, अगर आपके पास ये कमेटी नहीं है तो बोर्ड को ऐसा लगता है कि डायरेक्टर के पास अलग से वो काबिलियत है कि वो ऐसी सर्विस दे सकता है, तो उसको जो अलग से पैसे दिए जा रहे हैं उसे आप 11% में काउंट नहीं करोगे। दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, ठीक है? समझ गए? तो डायरेक्टर ने कोई खास आपको सर्विस दी है, ओके कुमकुम रुको, डायरेक्टर ने आपको प्रोफेशनल नेचर की सर्विस दी है एंड नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी को लगता है कि हाँ सर्विस इज वर्थ इट है, डायरेक्टर के पास क्वालिफिकेशन है ऐसी सर्विस देने के लिए, तो उसके इस एक्स्ट्रा पैसे को आप रेम्यूनरेशन में काउंट नहीं करोगे, ठीक है? रेम्यूनरेशन के टॉपिक पे एक डायरेक्टली फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाता है, सारी बातें आपको लिखनी होती हैं, सारी लिमिट्स आपको लिखनी होती हैं, ठीक है? चलिए, पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आगे चलने से पहले एक बात मैं आपको बता देती हूँ। मैम पीडीएफ डाउनलोड कैसे करें? बेटा पीडीएफ पे आप क्लिक करोगे ना, लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको ना ऐड टू लाइब्रेरी करने का ऑप्शन आता है, वो कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है? चलिए पीडीएफ लग गई है, ओके चलो आगे चलते हैं। गॉट इट? चलो जी चलो। पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर के बारे में हम बात कर रहे हैं। कितना कंटेंट बचा है एक बार, अरे होने वाला है। पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के पास बहुत पावर होती हैं, ठीक है? सब्जेक्ट टू कंप्लायंसेस विद कंपनीज एक्ट, एमओए एओए। ऑब्वियसली कहाँ डायरेक्टर्स क्या एमओए एओए के बाहर जा सकता है क्या? नहीं ना। एक्ट के बाहर जा सकता है क्या? नहीं ना, ठीक है? और तो जैसा एमओए में लिखा है, एओए में लिखा है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो उन्हें अपनी पावर्स को यूज करना होता है। पर कुछ पावर ऐसी होती हैं जो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के अप्रूवल से ही आप कर सकते हो, जिनके लिए आपको शेयर होल्डर्स की परमिशन चाहिए होती है। दैट इज द मेन पंचलाइन, ध्यान से सुनेंगे। की पॉइंट्स रिगार्डिंग द बोर्ड पावर आर एज फॉलोज। जनरल अथॉरिटी, द बोर्ड इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल द पावर एंड डू ऑल द एक्ट जो ज़रूरी है परफॉर्म करने के लिए। पर कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो लॉ में मतलब जो सर्टेन एक्शंस आर एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्ड बाय लॉ, एमओए एओए टू बी कैरिड आउट बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। कुछ काम ऐसे होते हैं जो जनरल मीटिंग में अप्रूवल के बाद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं, ठीक है?
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को और जो शेयर होल्डर्स का जो काम है वो शेयर होल्डर ही करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर सकते। शेयर होल्डर्स की लिमिट्स के अंदर अंदर ही रह के डायरेक्टर्स को काम करना होता है। शेयर होल्डर से जो परमिशन मिली है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। जनरल बातें तो ये है, ठीक है। चलो इसमें आगे कुछ नहीं लिखा, मेन बात यहाँ पे है पावर्स रिक्वायरिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। कुछ काम ऐसे होते हैं बेटा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कहा जाता है कि आपको बोर्ड मीटिंग में ही करने हैं। मतलब आप फोनों पे डिसाइड नहीं कर सकते ये काम, या खाली अपने अपने घर बैठ के आपने डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ काम ऐसे हैं, कुछ पावर्स ऐसी हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको बोर्ड मीटिंग में ही आके डिस्कस करनी है, मैंडेटरी है, ये आ सकता है, ठीक है। आइए, पहला है कॉल्स ऑन शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से कॉल मंगवानी है, उसके बारे में डिसीजन लेना है कि कब कितनी कॉल मंगानी है। चलो अब कॉल मंगा लेते हैं शेयर होल्डर से, इसके बारे में आप बोर्ड मीटिंग करके ही डिसाइड करोगे। बायबैक ऑफ सिक्योरिटी डिसाइड करना है एज पर सेक्शन 68, मीटिंग करके ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास करोगे और डिसाइड करोगे। शेयर्स इशू करने हैं, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर। डिबेंचर इशू करने हैं, कोई भी सिक्योरिटी इशू करनी है चाहे इंडिया में इंडिया के बाहर, आप बोर्ड मीटिंग करके ही डिसाइड करोगे। बोरोइंग पावर, बोरो मनी ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो आपने लोन वोन लेने का डिसीजन लेना है तो कंपनी के बिहाफ पे, वो भी आप बोर्ड मीटिंग में ही रेजोल्यूशन से डिसाइड करोगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, पैसा कहाँ लगाना है ये भी मीटिंग करके ही डिसाइड किया जाएगा। किसी को लोन देना है, गारंटी देनी है, तो ये भी मीटिंग करके ही डिसाइड किया जाएगा। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के डिस्कस करके अप्रूव करने हैं, ये भी मीटिंग में ही किया जाएगा। बिजनेस को बढ़ाना है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब नए ऑप्शंस खोलने हैं, नया प्रोडक्ट लाना है, कुछ नया काम करना है, बिजनेस की वैरायटी बढ़ानी है, तो ये काम भी आप मीटिंग करके डिसाइड करोगे। बेटा बड़े बड़े मैटर्स हैं तो बोला है मीटिंग में इनको डिसाइड करो। नेक्स्ट है मर्जर्स एंड एक्विजिशन, अमलगमेशन, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन को इनको अप्रूव कराना है तो ये आपको मीटिंग करके ही डिसाइड करना होगा। एक्विजिशन, किसी और कंपनी को खरीदना है, घर बैठ के डिसाइड करेंगे क्या, मीटिंग करके डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। टेकिंग ओवर अनदर कंपनी और एक्वायरिंग कंट्रोलिंग सब्सटेंशियल स्टेक इन अनदर कंपनी, तो ये मेजर काम आपको मीटिंग करके बोर्ड रेजोल्यूशन प्रॉपर्ली पास करके ही डिसाइड करना है, ठीक है। खाली अपना लेटर सर्कुलेट कर दिया और डिसाइड कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते हो। मीटिंग करो, बैठो, बातचीत करो, रेजोल्यूशन पास करो प्रॉपर्ली, तभी आप ये काम डिसाइड कर सकते हो। समझ में आया ये काम? गॉट इट? समझ में आया क्या? चलिए जी, कितने काम है एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ पावर। बोर्ड अपना काम डेलीगेट कर सकता है लोअर अथॉरिटी को, बोरोइंग मनी से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग फंड से रिलेटेड, लोन्स गारंटी देने से रिलेटेड। किसको डेलीगेट कर सकता है? किसी को भी। पीएन को बोल देगा काम करने के लिए? जी नहीं। कमेटी बना के डायरेक्टर को, उनको बोल सकता है तुम ये काम देखो। मैनेजिंग डायरेक्टर को बोल सकता है, मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर है कंपनी का उसको दे सकता है। ब्रांच से रिलेटेड काम है तो ब्रांच के प्रिंसिपल ऑफिसर को दे सकता है। तो ये 3 काम डेलीगेट किए जा सकते हैं, वो भी सिर्फ इन स्पेसिफाइड लोगों को, ठीक है। जब आपका पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएगा तो आपको सब कुछ लिखना है। जब आपका पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएगा तो जहाँ से पावर स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। जनरल बातें बतानी है, फिर जनरल अथॉरिटी बतानी है। ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे नंबर इसी के हैं। फिर आपको बताना है पावर्स को डेलीगेट भी किया जा सकता है। प्रिस्क्राइब्ड मैटर्स, बोर्ड में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज अदर पावर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में लिख के कोई भी रेगुलेशन रूल ला के पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बढ़ाई जा सकती हैं। अदर मैटर, अदर जिम्मेदारियां भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंधे पे डाली जा सकती हैं। ओके राहुल जी, डन 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 डन, ओके। चलिए जी, तो यहाँ पे आपका डायरेक्टर्स का टॉपिक खत्म होता है और अब एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट होता है। बच्चा इस सेशन में जहाँ तक अगर आप आए हो ना, तो थोड़ी देर की बात और है, मैक्सिमम 25 मिनट्स और ये सुन के जाना, ठीक है। क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और कुछ ऐसे टॉपिक भी डिस्कस होंगे क्वेश्चंस के बीच में जो मॉड्यूल में नहीं है पर आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इतना रुके हो थोड़ी देर और सही, ठीक है। आ जाओ, बस इतना, बस सेशन एंड, मतलब टॉपिक्स एंड तो बच्चे कट लिए। क्यों? क्वेश्चन ही तो करने थे आपको, फिर आप क्वेश्चन नहीं कराए।
खाली क्वेश्चन पीडीएफ से मिल जाएगा तो चल जाएगा, पीडीएफ तो सब जगह है, पीडीएफ तो आपका मॉड्यूल भी है, खाली पीडीएफ से काम बनता हो तो ठीक है, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। ओके राहुल, द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव्ड बाय, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? याद करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस किस को अपॉइंट करता है? उनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम नहीं था, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को शेयर होल्डर्स ही अप्रूव करते हैं इन जनरल मीटिंग में, शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं जनरल मीटिंग में, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव्ड बाय विच पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? इसका आंसर आप मुझे दोगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए लिमिट क्या थी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए लिमिट क्या थी राहुल जी, बताइए इसका आंसर। इजी है वैसे तो, ठीक है, पर ये बताना जरूरी था कि आपके लिमिट ही मॉड्यूल में गिवन नहीं है, क्वेश्चन गिवन है मॉड्यूल में, बताओ, तो इसलिए हमने लिमिट कर ली है ना। क्या जा रहा है एक लिमिट याद करने में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, और डिपॉजिट्स लोन्स आउटस्टैंडिंग एग्रीगेट 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, यानी कि आंसर है एनी ऑफ द अबव। किसी भी कंपनी, कोई भी क्राइटेरिया फॉलो कर लो, कोई भी क्राइटेरिया में फॉलो जाओ, आपको फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी एनी ऑफ द अबव आता है तो आंख बंद करके एनी ऑफ द अबव टिक नहीं करना है, ठीक है। एक बार लिमिट ऊपर पढ़ लेना, ठीक है। कंपनी यहाँ पे ICMAI में क्या हो सकता है, और लेस लिख दे यहाँ पे, फिर क्या करोगे आप? हो गए ना गड़बड़, आप तो लिमिट पढ़ के चल दोगे, तो ध्यान से, ठीक है। चलिए, एट एवरी AGM नॉट लेस देन डैश नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शैल रिटायर बाय रोटेशन, हर AGM में कम से कम इतने डायरेक्टर्स शैल रिटायर बाय रोटेशन, फटाफट बताएंगे। हर AGM में कम से कम इतने डायरेक्टर्स तो रिटायर होंगे ही होंगे रोटेशन से। आपके PDF में इसका आंसर नहीं है जानबूझ के, ठीक है, ताकि आप यहाँ आंसर करो। बताओ, हर AGM में नॉट लेस देन इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिटायर होंगे ही होंगे AGM में। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का तो 2/3 है ना, यहीं पे मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, नॉट लेस देन डैश नंबर ऑफ डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, तो यहाँ आंसर हो जाता 1/3। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 2/3, लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, और लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन का 1/3 रिटायर बाय रोटेशन। क्वेश्चन फ्रेमिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, पर हम यहाँ पे पकड़ के चलेंगे, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का कितना? 2/3, ठीक है। शैल रिटायर बाय रोटेशन नहीं लिखा होना चाहिए था, लायबल टू बी रिटायर बाय रोटेशन होना चाहिए था वैसे तो। गॉट इट? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 2/3। यहीं पे फंस गए राहुल, समझ गए? टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का कितना? 2/3। क्लियर? इसलिए 1/3 आंसर नहीं है। ओके राहुल, 1/3 नहीं है आंसर, इसका 2/3 है। रीजन समझ में आया? 1/3 ऑफ डायरेक्टर लायबल टू बी रिटायर्ड बाय रोटेशन, ठीक है, एंड 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर लायबल टू बी रिटायर्ड बाय रोटेशन। गॉट इट? चलिए ध्यान से सुन लेना दोबारा से बाद में। नेक्स्ट है, अ कंपनी कैन नॉट रिमूव अ डायरेक्टर अपॉइंटेड। कंपनी कौन से डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकती? जो AGM में अपॉइंट हुआ है, जो EGM में अपॉइंट हुआ है, जिसे प्रमोटर ने अपॉइंट किया है, या जिसे ट्राइब्यूनल ने अपॉइंट किया है। कंपनी कौन से डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकती? फटाफट से बताएंगे। और कौन सा डायरेक्टर, हाँ वही सेम बात है, कौन से डायरेक्टर को रिमूव नहीं किया जा सकता कंपनी के द्वारा? ऑब्वियसली ये फिर उसमें भी नहीं आएगा ना, रिटायरमेंट बाय रोटेशन में भी नहीं आएगा। ये कौन है? ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल ने जो अपॉइंट किया है उसे आप नहीं हटा सकते। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी कंपनी, देखो डिफरेंस है, ट्राइब्यूनल वाले डायरेक्टर को तो हटा ही नहीं सकते, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रोटेशन से नहीं हटा सकते। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, ठीक है। द रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स, जो ना तो MD है ना ही होल टाइम डायरेक्टर है, मतलब डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन कितनी हो सकती है? डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन कितनी हो सकती है? तो डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन आपकी, ओ सॉरी, डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन की 2 लिमिट थी, एक थी 1%, एक थी 3%। मैं पीछे लिखना चाह रही थी वो। डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन एक तो थी 1% और एक थी 3%। अगर MD वगैरह हैं तो 1%, अगर MD वगैरह कोई भी नहीं है कंपनी में तो 3%।
तो बोल रहे हैं डायरेक्टर्स जो एमडी वगैरह कुछ भी नहीं है तो उनकी कितनी लिमिट रहेगी। तो ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं कि वो डायरेक्टर जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, तो ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो लिमिट विल बी 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर को कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, दैट डिपेंड्स कि कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर हैं या नहीं है। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर हैं या नहीं है, हैं तो लिमिट रहेगी 1% की, नहीं है तो लिमिट रहेगी 3% की। गॉट इट? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहीं पे ही हम आगे चलते हैं। स्टडी व्लॉग्स कुमकुम राहुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत नाइस, बहुत नाइस, वाओ। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, प्रोविजंस रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। हम लोग पढ़ चुके हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। ठीक है, 18 में, 19 में, 23 में, 24 में आता ही आता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी उनमें से एक आना है। ठीक है, आ जाओ। डिस्क्वालिफिकेशन क्विकली एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। अनसाउंड माइंड का है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, अप्लाई कर रखा है इंसॉल्वेंट के लिए और उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, कोर्ट ने उसे सज़ा सुनाई है, 6 महीने या उससे ज़्यादा की सज़ा हुई है तो 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाइड है सज़ा पूरी करने के बाद, और अगर 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हुई है तो हमेशा के लिए वो डिस्क्वालीफाइड है। और कोर्ट या ऑर्डर ने कोर्ट ने उसका डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर निकाला है, उसने कॉल नहीं दिया, शेयर्स पे 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में वो ऑफेंस करते हुए पकड़ा गया है एंड वो पिछले 5 सालों तक वो डिस्क्वालीफाइड है बेसिकली। और सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 डिन के कंप्लाइंसेस नहीं किए हैं और 165 सबसेक्शन 1 के आपने कंप्लाइंसेस नहीं किए हैं। और एक चीज़ और आप याद करो कि ट्राइब्यूनल अगर हटाता है किसी पर्सन को, ट्राइब्यूनल अगर किसी पर्सन को हटाता है तो वो भी 5 सालों तक ट्राइब्यूनल की परमिशन के बिना कहीं डायरेक्टर नहीं बन सकता है। तो सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में यही बोला हुआ है कि अगर ट्राइब्यूनल हटाता है तो नहीं, सॉरी, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 वो वाला है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिफॉल्ट किया है, एनुअल रिटर्न फाइलिंग का डिफॉल्ट किया है और उसका डिफॉल्ट किया था आपने, डिपॉजिट्स का, डिबेंचर्स का, इनका डिफॉल्ट किया है तो 5 सालों तक आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो, वो वाला पॉइंट है। ठीक है ये वाला। अगर आप ऐसी किसी कंपनी में जिसमें ऑलरेडी ये डिफ़ॉल्ट हो रखे हैं उसमें अपॉइंट किए जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाओगे। आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा डिफ़ॉल्ट को ठीक करने के लिए, आप ठीक नहीं करोगे उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आर्टिकल्स में और भी डिस्क्वालिफिकेशंस ऐड करनी चाहिए तो और भी डिस्क्वालिफिकेशंस कंपनी ऐड कर सकती है। कंपनी चाहे तो आर्टिकल्स में अपने हिसाब से और भी डिस्क्वालिफिकेशंस ऐड कर सकती है कि ये पर्सन अगर है तो हम उसे डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, अगर आप शेयर होल्डर नहीं हो तो आप डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाइड हो, ऐसा कंपनी लिख सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 169। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली सेक्शन 169 लिख के। ठीक है, आ जाओ। सेक्शन 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर से डील करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है शेयर होल्डर्स को इनहेरेंट राइट है डायरेक्टर को रिमूव करने का, और डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए आपको मिसमैनेजमेंट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बताया था ना मैंने आपको, अगर शेयर होल्डर को लगता है कि डायरेक्टर हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है, पर ट्राइब्यूनल ने जो अपॉइंट किया है उसको रिमूव नहीं कर सकती है। ठीक है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, और जो भी वैकेंसी क्रिएट होती है उसे आप फिल भी कर सकते हो उसी मीटिंग में। अगर आपने मीटिंग के नोटिस में बताया था कि हम अपॉइंटमेंट भी करेंगे तो न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर को जब तक नया फॉर्मल अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता तब तक अपनी जगह होल्ड करनी होती है। अगर आप डायरेक्टर को रिमूव करते हो तो कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, जो आप डायरेक्टर को नोटिस देते हो उसमें रीज़न भी देना पड़ेगा। अगर आप सेक्शन 241 में ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दो तो ट्राइब्यूनल भी डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है और ऐसे में कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। और हाँ, यही सब लिखा है। और अगले 5 सालों तक वो किसी भी कंपनी में NCLT की अप्रूवल के बिना डायरेक्टर भी नहीं बन सकता है। क्या ये बातें समझ में आ गई हैं आपको? जी हाँ, चलिए। इम्पॉर्टेंट अलर्ट, इम्पॉर्टेंट डीएक्टिवेशन ऑफ डिन के बारे में दिसंबर 24 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये डीएक्टिवेशन, कैंसिलेशन, सरेंडर ऑफ डिन आपके मॉड्यूल में कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो पूछा जाएगा तो आप ये नहीं बोल पाओगे कि डियर ICMAI ये हमारे मॉड्यूल में नहीं है, तो आपने ये क्यों पूछा। ठीक है,
तो इसलिए हम भी पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, आ जाओ। द सेंट्रल गवर्नमेंट or any other officer may upon being satisfied on verification of particulars or documentary proof आपके डिन को कैंसिल, सरेंडर, डीएक्टिवेट कर सकता है अगर डिन डुप्लीकेटेड पाया जाए। ओ माय गॉड, एक से ज़्यादा डिन आपने अप्लाई कर रखा है, आप एक से ज़्यादा डिन बाय डिफ़ॉल्ट होल्ड करने से तो मिलता ही नहीं है, बट बाय डिफ़ॉल्ट आप एक से ज़्यादा डिन होल्ड कर रहे हो, गलती से अलॉट हो गया तो आपके दूसरे डिन को कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपने डिन रॉन्गफुल या फ्रॉडुलेंट तरीके से गलत आईडी देके, फ्रॉड आईडी देके आपने निकलवा रखा है, कैंसिल कर दिया जाएगा। इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो उसका डिन कैंसिल हो जाता है। अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो उसका डिन कैंसिल हो जाता है। इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका डिन कैंसिल हो जाता है। आप खुद चाहो तो DIR 5 में एप्लीकेशन देके अपने डिन को सरेंडर कर सकते हो। On an application made in form DIR 5 by DIN holder to surrender his or her DIN along with declaration कि कभी भी हमें किसी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंटेड नहीं हूँ और मैंने डिन कभी यूज़ नहीं किया है, जैसे मेरे साथ था, मैंने डिन लेके रखा हुआ था, ठीक है। पर मैं कभी किसी कंपनी में डायरेक्टर बनी नहीं, तो और कभी मैंने डिन यूज़ नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर मैंने डिन सरेंडर कर दिया कि भैया मुझे नहीं चाहिए, कल को पता चले मिसयूज़ हो जाए डिन का फालतू में, ठीक है। तो DIR 5 फिल करके आप डिन को सरेंडर कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रीजनल डायरेक्टर, कोई भी ऑफिसर, कोई भी डीएक्टिवेट कर सकता है डिन को अगर आपने KYC या KYC वेब फॉर्म टाइमली सबमिट नहीं किया है तो। अभी देखो वो अमेंडमेंट आई है तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, है ना। वो KYC वेब अमेंडमेंट आपके मॉड्यूल में अब आई है, आ तो पहले गई थी तो, लेकिन वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, है ना, कि अगर आपने KYC या KYC वेब फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको पत्ता कट, डिन कैंसिल, डायरेक्टर नहीं बन पाओगे, ठीक है। आपका जो डिन डीएक्टिवेट हो गया है तो आप KYC या KYC वेब फॉर्म फिल करोगे तभी वो डिन आपका रीएक्टिवेट होगा, ठीक है। यहाँ पे डिन को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, आपके डिन को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। डीएक्टिवेट कर रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे हैं। KYC फॉर्म फिल कर दो, फिर से आपका डिन एक्टिवेट हो जाएगा। गॉट इट, ध्यान से इसको समझेंगे। कैंसिलेशन और सरेंडर ऑफ डिन एग्जाम में आ सकता है। अब आ जाते हैं हम केस बेस्ड क्वेश्चन है हमारे कुछ लगातार, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। 3-4 केस बेस्ड क्वेश्चन है एंड देन वी आर गुड टू गो। इसी पे ही घूम फिर के क्वेश्चन बन जाता है। आइए जी आइए, दिसंबर 24 का क्वेश्चन है, केयरफुली इसको पढ़ेंगे हम। पढ़िए जी, पढ़िए जी, पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ेंगे। मिस्टर ए इज द डायरेक्टर ऑफ PQR लिमिटेड जिसे शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया था रेजोल्यूशन पास करके। 6 महीने हुए थे सिर्फ, एक न्यूज़ पब्लिश होती है उसका नाम लिख के हुए। न्यूज़ में आता है कि मिस्टर ए ने बहुत लंबी चौड़ी ब्राइब ली है किसी कंपनी के सप्लायर से। फॉलोइंग दिस 1 महीने बाद कंपनी के शेयर होल्डर ए को रिमूव कर देते हैं और उनकी जगह बी को लेके आते हैं फॉर द टाइम बीइंग। नाउ मिस्टर ए आर्ग्यू कर रहा है कि मेरे को आप टाइम से पहले कैसे निकाल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया रिपोर्ट। भाई वो तो झूठी भी हो सकती है, तो आप ऐसे मेरे ऊपर तो कोई एलिगेशन साबित ही नहीं हुआ, आप मुझे कैसे निकाल सकते हो? आप बताओ कि शेयर होल्डर ऐसे बिना एलिगेशन के भी निकाल सकता है क्या? क्या शेयर होल्डर डायरेक्टर को बिना एलिगेशन के रिमूव कर सकता है क्या? बताइए, आपको इस बारे में अपनी राय देनी है। आप बताओ कि जो बी को टेम्पररी अपॉइंट किया है वो ठीक है कि नहीं, मतलब ए को निकालना ठीक है कि नहीं, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। बताइए जी, बताइए राहुल जी, कुमकुम जी, क्या डायरेक्टर को ऐसे बिना प्रूफ ऑफ मिसमैनेजमेंट, अब मैं आपको और टेक्निकली जा रही हूँ, क्या ऐसे निकाला जा सकता है? द आंसर इज यस, बिल्कुल निकाला जा सकता है, बिल्कुल एग्जैक्टली राहुल, यस निकाला जा सकता है, ठीक है। एज पर सेक्शन 169 ऑफ कंपनीज एक्ट शेयर होल्डर्स को राइट है, सारी बातें वही लिखी है। मेन बात यह है कि प्रूफ ऑफ मिसमैनेजमेंट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सब प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, उसे प्रॉपर नोटिस दे दो, नोटिस में रीजंस दे दो। जहाँ शेयर होल्डर्स को लगता है कि जो डायरेक्टर काम कर रहा है वो हमारे हिसाब से नहीं कर रहा है तो डायरेक्टर को हटा सकते हैं, तो ए को जो हटाया गया है वो परमिसिबल और वैलिड है, और इसी वजह से जो बी को अपॉइंट किया गया है वो भी वैलिड है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ओके।
कोई वैकेंसी क्रिएट होती है तो आप उसे सेम मीटिंग में फिल कर सकते हो। हम मान के चल रहे हैं कि मीटिंग के नोटिस में ही लिखा गया था कि हम उस मीटिंग में अपॉइंटमेंट भी करेंगे, क्योंकि इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। मैं क्वेश्चन में यही चेक कर रही थी। तो अगर आप सेम मीटिंग में अपॉइंटमेंट करना चाहते हो कर सकते हो, नोटिस में अगर ये बात मेंशन थी तो कर सकते हो। जिसको अपॉइंट करोगे वो फॉर्मल अपॉइंटमेंट की डेट तक टेम्पररीली जगह को होल्ड करेगा, फिर उसे प्रॉपरली शेयर होल्डर्स की मीटिंग में अलग से अपॉइंट किया जाएगा, तब वो परमानेंट हो जाएगा। उसकी जगह किसी और को करना चाहते हो किसी और को भी किया जा सकता है। ठीक है जी, हाँ जी, यस स्टडी ब्लॉग, यस कुमकुम, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रेजिग्नेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैंने इसलिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम रेजिग्नेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। रिजाइन कर सकता है, कब से इफेक्टिव माना जाएगा, कंपनी को बताना पड़ेगा, मे सबमिट इन्फॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार, ज़रूरी नहीं है रजिस्ट्रार को बताना। सारी रेजिग्नेशन की बातें एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके आपको लिख देनी है, कुछ भी इसमें अलग नहीं था, इसलिए मैंने इसका आंसर दोबारा यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला केस बेस्ड क्वेश्चन। मिस्टर दिलीप कुमार एक डायरेक्टर है एबीसी कंपनी के, वो अपने ऑफिस से रिजाइन कर देते हैं एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अप्रैल बाय टेंडरिंग हिज रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस टू द चेयरमैन ऑफ एबीसी कंपनी। ये लेटर चेयरमैन की कुर्सी पे पहुंचता है, कुर्सी पे नहीं टेबल पे पहुंचता है ऑन 25 अप्रैल। मिस्टर दिलीप ने कोई भी अपना रेजिग्नेशन की कॉपी रजिस्ट्रार को नहीं दिया, तो देने की जरूरत भी नहीं है। द बोर्ड डिड नॉट एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑन द ग्राउंड दैट सेम लेटर हैज नॉट बीन फॉरवर्डेड टू द रजिस्ट्रार। तो ये तो गलत है। ठीक है, मिस्टर दिलीप आर्ग्यू करता है कि मुझे रजिस्ट्रार को लेटर भेजने की जरूरत नहीं है, तो मेरे रेजिग्नेशन को आप 15 अप्रैल से एक्सेप्ट मानो। आप बताओ भैया, देखो दिलीप की ना आधी बातें ठीक है आधी बातें गलत है, आप बता दो कौन सी बात ठीक है और कौन सी बात गलत है। दिलीप कह रहा है कि मुझे लेटर रजिस्ट्रार को भेजने की जरूरत नहीं है, ये तो सही कह रहा है, ये तो हमने पढ़ा है, इसलिए मैंने जोर दे के वहां पे बताया था आपको। पर वो कह रहा है कि 15 अप्रैल से मेरा रेजिग्नेशन मानो, ये गलत है। रेजिग्नेशन जब रिसीव होता है या डेट मेंशन्ड इन नोटिस विच एवर इज लेटर माना जाता है। ठीक है, तो 25 अप्रैल से वो रेजिग्नेशन माना जाएगा, 15 अप्रैल से रेजिग्नेशन नहीं माना जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? जी हाँ, ठीक है, पूरा पॉइंट आप लिख दोगे कि रिजाइन करते हो तो कॉपी देने की जरूरत नहीं है, और मे फॉरवर्ड कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन ये लिखा है। और रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर टेक इफेक्ट होता है जिस दिन कंपनी के पास या तो इन्फॉर्मेशन पहुंचे या जो डेट मेंशन होती है नोटिस पे, विच एवर इज लेटर। पहली बात तो रेजिग्नेशन ऑफ दिलीप आप कैंसिल नहीं कर सकते हो इस बेसिस पे कि उसने रजिस्ट्रार को नहीं बताया। दूसरी चीज, मतलब इस सौमिल वाले केस में लिखा था ना कि सिर्फ इन्फॉर्म कर दो कंपनी को, इनफ है। ठीक है, विदाउट सेंडिंग नोटिस टू रजिस्ट्रार, आप सिर्फ कंपनी को बता दोगे तो भी आपका रेजिग्नेशन वैलिड होता है। तो रेजिग्नेशन लेटर ऑफ दिलीप कुमार में बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 25 अप्रैल डेट ऑफ रिसीविंग द नोटिस एंड नॉट इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ सेंडिंग द लेटर। ठीक है, 25 अप्रैल से आप इफेक्टिव मानो और रेजिग्नेशन उसका ठीक है, रेजिग्नेशन में कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रार को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किया गया था एज डायरेक्टर बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जून 1970 व्हाटएवर। मैनेजिंग डायरेक्टर एम्पावर्ड एक्स टू अपॉइंट अ सक्सेसर। उसमें ना पावर दी थी एक्स को कि अपना सक्सेसर बता दो जो तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारी डेथ के बाद ये कुर्सी होल्ड करेगा। एक्स ने बोला कि मेरी डेथ के बाद वाई को अपॉइंट किया जाए। देखो लाइन क्या लिखी है, एक्स अपॉइंटेड वाई एज ए सक्सेसर आफ्टर हिज डेथ। इसकी इंग्लिश करो, इंग्लिश की हिंदी करो कि एक्स ने वाई को अपना सक्सेसर अपॉइंट किया डेथ के बाद। अरे डेथ के बाद कैसे अपॉइंट किया, समझ तो आप गए ना, मतलब बस ठीक है। इंस्पेक्ट करके बताओ कि वाई सक्सीड होगा कि ऐसे एक्स को डायरेक्टर, मतलब वाई एज अ डायरेक्टर अपनी कुर्सी होल्ड कर सकता है कि नहीं? आंसर इज यस। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं हो सकता, जीते जी आप अपनी जगह किसी और को नहीं दे सकते हो, पर ये तो सक्सेशन है, ये तो हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, समझ गए क्या? तो अभी देखो ना, लॉ की यही खासियत है, लिखा है असाइनमेंट नहीं हो सकता पर क्वेश्चन में सक्सेशन दे दिया और सक्सेशन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट सक्सेशन हो सकता है। असाइनमेंट समझते हो आप जब तक उस कुर्सी पे हो आप किसी और को वो काम नहीं दे सकते हो ना, है ना, समझ गए ना। सक्सेशन में क्या हो रहा है, आपके जाने के बाद आप वो काम किसी और को दे रहे हो, तो वो हो सकता है डायरेक्टरशिप में। ठीक है, चलिए देखो इसका आंसर कैसे लिखना है।
नो डायरेक्टर शैल असाइन हिज ऑफिस टू एनी पर्सन, अगर वो ऐसा करता है तो वॉइड माना जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एम्पावर्ड एक्स टू अपॉइंट सक्सेसर, वाई को अपॉइंट किया गया था सक्सेसर आफ्टर हिज डेथ, मतलब डेथ के बाद ये मेरा सक्सेसर होगा। कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि डायरेक्टर असाइन नहीं कर सकता है। अंडरलाइन पढ़ो, प्रोहिबिशन अप्लाई होती है जब ऑफिस एक डायरेक्टर होल्ड कर रहा है और किसी और को सौंप दे, वो मना है। जब डायरेक्टर मर जाता है, जब डायरेक्टर की डेथ हो जाती है तो ऑफिस जो उसके द्वारा होता है वो खाली हो गया, अब उसकी जगह कोई और तो आ सकता है ना, अब वो असाइनमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, समझ गए? Thus it can be said that appointment of Y is valid, और इसे असाइनमेंट नहीं बोलेंगे, इसलिए ये परफेक्टली वैलिड हो जाता है।